सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपीएससी मेंस जीएस1 सोसाइटी की थीम एनालिसिस को। आप जानते हो कि जैसे यूपीएससी के जीएस1 पेपर में ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी तीन मेन टॉपिक है, जहाँ पे लगभग ज्योग्राफी आता है 100 मार्क्स का, हिस्ट्री 75 मार्क्स का और 75 मार्क्स का सोसाइटी को अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और सोसाइटी के क्वेश्चन होते भी थोड़े ट्रिकी टाइप के हैं, उसमें आपको एक बेसिक नॉलेज तो चाहिए होगा। तो जैसे सोसाइटी के लिए आप 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी वो पढ़ सकते हो, या आपने कोई कहीं भी कोचिंग की है वो नोट्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा भी हमारे सोसाइटी के नोट्स आते हैं जो आपको हमारे ऐप पे जाकर मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार नोट्स है, वो देख सकते हैं, टू दी पॉइंट, बहुत ही 50-60 पेज के अंदर है। तो जैसे इसमें हम क्या कवर करेंगे कि सोसाइटी के अंदर 10 साल के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं, या मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन तो देखो लगभग यूपीसी की एक थीम होती है। आपको पता होगा कि यूपीसी के पेपर का एक अलाइनमेंट होता है, कहाँ ज्योग्राफी क्वेश्चन होंगे, कहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। जैसे आप इसमें देखोगे पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें तो 75 मार्क्स के सोसाइटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है जीएस1 में। और पढ़ना भी क्या, बहुत कम पढ़ना होता है। एक स्टैटिक टॉपिक पढ़ो और डेली लाइफ में जो करंट अफेयर आता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वहाँ से एग्जाम्पल निकालो, बस सोसाइटी में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, इग्नोर करोगे तो उसको आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैंने भी देखा है, जैसे हम पेपर में अलाइनमेंट देखें तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सोसाइटी के होते हैं, इसलिए कन्फ्यूज होना ही नहीं है। मान लो 8 नंबर पर कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है ज्योग्राफी और सोसाइटी जैसा लगता है, लेकिन आपको पता हो कि नहीं, यूपीसी की थीम है, सोसाइटी के 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 छोटे वाले 3 बड़े वाले, तो इनको आप आराम से कर सकते हैं। तो डिटेल में इसको देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। मैं पहली बार अपने ऐप पर एसईओ और एथिक्स का लाइव बैच लेकर आ रहा हूँ। उसकी फ़ीस भी हमने बहुत ही कम रखी है, आप हमारे ऐप पे जाके देखना। और अभी लकीली 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। इसके अलावा भी हमारे जो कोर्सेज हैं, जैसे आप इसमें देखोगे जो कोर्सेज उन पे सब पे डिस्काउंट चल रहा है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे एथिक्स का कोर्स है, इकोनॉमी प्री का कोर्स है, इन्वायरमेंट प्री का कोर्स है, हिंदी लिटरेचर आंसर राइटिंग है, जीएस आंसर राइटिंग है। अभी इतने कोर्स है, इन सब पे डिस्काउंट चल रहा है 20% का, आपके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत सारे बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं। और आप जानते हो कि मेरा कितना अच्छा खासा अनुभव है। मैं हमेशा बहुत ही कम फीस पर बच्चों को गाइड करता हूँ लाइव आंसर राइटिंग के माध्यम से। और एथिक्स तो फुल कोर्स है, मतलब आपने कहीं नहीं पढ़ा, बिल्कुल बिगनर हो तो हम शून्य से पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और साथ में आंसर राइटिंग और पर्सनल चैट तो मेरे साथ रहेगी, यानी पर्सनल मेंटरशिप तो आपका मेरे साथ रहने वाला है। तो ये अपना एथिक्स का कोर्स है जिसको आप देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम बिगनर्स के पढ़ना है आपको तो 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी है वो पढ़ लो। फिर बाद में आपके अपने नोट्स है, फाउंडेशन नोट्स है, मान लो फाउंडेशन कोचिंग कहीं भी किया आपने, वो नोट्स पढ़ लो। अब ऐसे बिगनर्स है, बिल्कुल बिगनर्स है दोस्त, जिन्होंने कहीं नहीं पढ़ा, ना कहीं फाउंडेशन पढ़ा, नहीं कोई कोर्स किया है, अपने वाले नोट्स पढ़ लो। इनको यूट्यूब से कर लो, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया पूरा एकदम सोसाइटी, उनको समझते समझते वहाँ से कर लो। और बाद में इसमें जोड़ना क्या है, करंट अफेयर। करंट अफेयर कैसे जोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे डेली लाइफ में हम क्या एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आज मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, उसके पहले दूसरे पेज पर एक था कि महाराष्ट्र की घटना है। वहाँ पे मतलब एक कोई लड़का है जिससे लड़की से प्रेम करता है, तो जो समाज है उसको पीट पीट के मार देता है। कई बार प्रेम के नाम से या इज्जत के नाम से कितनी हत्याएं होती हैं। तो ये सोसाइटी है। ये सोसाइटी का एग्जाम्पल कहाँ से निकाला, एग्जाम्पल आपने करंट अफेयर से निकाला। आजकल एआई का ज़माना है, हम जानते हैं एआई ने कितना अपने सामाजिक ढांचे में बदलाव ला रहा है। एआई की वजह से फेक न्यूज़ आती है, फेक वीडियो बनते हैं, किसी की मतलब इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, स्टॉकिंग आसानी से हो जाती है, किसी की भी वीडियो या मतलब डीप फेक आजकल चल रहा है। कैसे एआई हमारे समाज को इफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको केवल नेगेटिव रोल में मत देखना। जब भी ऐसा कोई आर्टिकल देखो एआई और सोसाइटी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था क्रिप्टो करेंसी और समाज। क्रिप्टो करेंसी कैसे आजकल जैसे ये चल रहा है, सट्टेबाजी चल रही है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग है, आपने ड्रीम इलेवन ये सारा देखा होगा, ये कैसे हमारे युवाओं को ख़राब कर रहा है। उसका दूसरा पक्ष भी इकोनॉमी है, उसको वो बोलते हैं स्किल का गेम है। बट आप देखोगे मोस्ट ऑफ जो युवा अपना पैसा गंवा रहे हैं, कमा नहीं रहे, गंवा रहे हैं। तो ये है सोसाइटी का पार्ट। वैश्वीकरण किस प्रकार इंडियन सोसाइटी को प्रभावित कर रहा है, हर दृष्टिकोण से, कल्चरल दृष्टिकोण से, इकोनॉमी दृष्टिकोण से, थिंकिंग दृष्टिकोण से, परिवारों का दृष्टिकोण से आप देखोगे। ये एग्जाम्पल है। आप देखोगे आजकल संयुक्त परिवार, एकल परिवार भी टूट रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहले क्या था, संयुक्त परिवार इकोनॉमी, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, हम लोग खेतों में रहते हैं तो हमारी 3 पीढ़ी साथ रहती थी, क्योंकि हम कृषि पर डिपेंड थे। दादा भी, माता पिता और बच्चा सभी कृषि पर डिपेंड थे, तो एक साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे। या फिर कृषि में क्या ज़्यादा मजदूर चाहिए थे, तो जो उनके चाचा था वो भी एक साथ रहते थे। उस समय एक समय ये भी था कि बहुत ज़्यादा मतलब सामंतवाद भी था, या बाहुबली जो कह सकते हैं, ज़मीन पे कब्जा होता था, तो एक परिवार संगठित रूप से रहता था।
लेकिन आजकल आपने देखा होगा कितना परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार में, क्योंकि अब जो नई पीढ़ी है वो शहरों में जा रही है, नए नए रोजगार, इवन विदेशों में जा रही है। आप देखोगे विशेषकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगर है, वहाँ पे जो बुजुर्ग है उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि उनकी नई पीढ़ी कहाँ जा रही है, यूएस जा रही है, लंदन जा रही है। उनके पास पैसे बहुत हैं लेकिन अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो ये सामाजिक ताना बाना कैसे टूटा है, इकोनॉमिक कैसे बदलाव आए हैं, ये है आपकी सोसाइटी। और सोसाइटी बहुत आसान है, बेसिक अपने नोट से पढ़ो। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में घूम फिर के आना, लास्ट में ये नोट्स आपके काम आएंगे। अब विश्वास करो तो पत्थर भी भगवान है, अदरवाइज आपके लिए कुछ नहीं है वो, ठीक है, वो बात है ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये नोट्स बहुत ही मेहनत से बने हैं। हाँ, उनको मैं ये बोलूँगा करंट अपडेट हमेशा करना पड़ेगा आपको। स्टैटिक नोट्स हैं, आप बोलोगे सर ये तो पुराने नोट्स है, पुराने कैसे हो सकता है, स्टैटिक पार्ट पुराना नहीं हो सकता है। मैंने भी वही 12th क्लास के 2 NCERT, वही विजन के जो मटेरियल नोट्स है उनको पढ़ के ये नोट्स बनाए हैं 60 पेज के अंदर। तो आप पढ़ो तो ठीक है, अदरवाइज आपके लिए संसार खुला है जहाँ से आप, कई बच्चे अपने इस बैच में, मैं नाम नहीं लूँगा, कई बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो केवल कंटेंट कलेक्शन कर रहे हैं, इसका भी लिया है, उस कोचिंग का लिया है, फलाना लिया है। क्या करोगे इतना कंटेंट का। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा इस बात को कि एक कंटेंट, सबसे खराब कंटेंट पढ़ लेना, वो आपको जितना काम कर सकता है उतना 5 बेस्ट कंटेंट भी काम नहीं कर पाएंगे आपके लिए। जैसे सोसाइटी का एक जगह से पढ़ना है, बस कमाल है। आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, सोसाइटी के जितने भी टॉपिक है एक बार चैट जीपीटी पे डाल दो, आपका कंटेंट आ जाएगा निकल के, वहाँ से अपडेट कर लेंगे उसको हम। ये तरीका है बस सोसाइटी में, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। चलिए, इसका भी सेम पैटर्न है, 3 क्वेश्चन छोटे वाले हैं और 3 क्वेश्चन बड़े वाले हैं। 3 छोटे वाले 10 मार्कर के यानी 30, और ये है 15 मार्कर के यानी 45, हो गए टोटल 75। ये पैटर्न है। अब हिस्ट्री भी हमने देखा 75 मार्क्स का, लेकिन हिस्ट्री के लिए कितना पढ़ना पड़ा, कितनी किताबें पढ़नी पड़ी फालतू में, लेकिन वो प्रीलिम्स में काम था इसलिए इंपॉर्टेंट था वो। अदरवाइज मेंस के लिए पढ़ते तो उसका भी सेशन इतना ही होता 10-15 दिन का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ ना सारे बच्चे सिलेक्शन लें, प्री में निकालें, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो 75 मार्क्स का है, काफ़ी अच्छा है, और टू दी पॉइंट पढ़ना है, ज़्यादा कंटेंट पढ़ना भी नहीं है। तो चलो कई बार टाइम उसमें लग जाता है, उसमें कवर हो जाएगा, उसमें चिंता की बात नहीं है। सेम ट्रेंड है, 24, 23, 22, 21, 20 का सेम ट्रेंड है। तो अब इसका मतलब इसको इग्नोर नहीं करना है 75 मार्क्स को, ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए। कई बच्चों को ये भी पता नहीं, कभी देखते नहीं है क्वेश्चन पेपर, देखते नहीं है वो, लेकिन आप मेरे साथ रहोगे तो सिलेबस भी देखोगे, क्वेश्चन भी देखोगे। सिलेबस क्या कहता है आपका, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। अब देखो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं आ सकती है। धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, जाति विविधता है। जाति का भारतीय समाज में क्या रोल है, विवाह जो संबंध होते हैं अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समाज में, जनजातीय क्षेत्रों में, उनकी संस्कृति, ये हमारे भारतीय समाज की विशेषताएं। बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। भारत की विविधता, वही पॉइंट आ गया, भारत की विविधता कितनी बड़ी है, हमारे देश में कितने कल्चरल आपको देखने को मिलेंगे। कल्चरल जोन कह सकते हो, या अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषा संस्कृति से सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं की भूमिका, मतलब समाज की, सोसाइटी की बात चल रही है। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ बता देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट है, कैसे आपको डेटा वगैरह जुटाने हैं। यहाँ पे महिलाओं की भूमिका, अब देखो यहाँ पे कभी कभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, कभी IMF की रिपोर्ट आती है, कभी कोई जैसे जेंडर इंडेक्स कोई आता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, महिलाओं की देश की GDP में भूमिका, महिलाओं की जैसे आजकल IT सेक्टर है उसमें भूमिका, स्पेस में, कैसे भी सोसाइटी को लेकर देखना है। और इतने डेटा आते हैं अलग अलग है ना, कि जैसे IMF कहता है कि भारत की GDP में यदि महिलाओं की इतनी प्रतिशत भागीदारी बढ़ जाए तो मतलब देश कहाँ पहुँच सकता है, कितना ट्रिलियन इकोनॉमी हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आती है बहुत बार आपने जेंडर गैप रिपोर्ट देखा होगा, तो उसके अंदर महिलाओं को लेकर बातें होती है। तो ये डेटा वगैरह ना कि करंट अफेयर से जुटाओगे आप। महिला संगठन विशेषकर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकते हैं, सामाजिक ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या और उनके मुद्दे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आप डेटा क्या चाहिए होगा आपको, जैसे UN की पॉपुलेशन रिपोर्ट चाहिए होगी आपको, और जनसंख्या के संबंधी मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी खाद्य संकट भी आ सकता है, कुपोषण की जैसे समस्या आ सकती है। शहरों को लेकर भी जनसंख्या जैसे बढ़ेगी और क्राउड होगा तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम आएगी, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इसके अलावा गरीबी, अब आप क्या करोगे, देखो आपको एक हिंट देता हूँ मैं, है ना, आप एक पेज में क्या करोगे, जैसे एक पेज लिया उसमें गरीबी संबंधी सारे डाटा जुटा लेना। भारत के अंदर अभी गरीबी कितनी चल रही है, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट रिसेंटली आई, गरीबी संबंधी UN की क्या परिभाषा है, ठीक है, परिभाषा क्या है। अब गरीबी संबंधी रिसेंटली कोई रिपोर्ट आई है वो देखनी है। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या यहाँ पे बढ़ा है तो विश्व की कितनी पॉपुलेशन है, 9 बिलियन 8 बिलियन जो भी पॉपुलेशन है वो लिखो। इसमें लिखो शहरी पॉपुलेशन कितनी है विश्व की, भारत की शहरी पॉपुलेशन कितनी है,
जैसे भारत का अभी 35% के आसपास चल रहा होगा, 2050 में हम पहुंचाएंगे 50%। तो ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव डालेंगे। एक एक पेज में सारे डेटा लिखना शुरू कर दो, मेंस का काम। देखो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का हमने पढ़ा, वो एनसीईआरटी वो कंटेंट था, लेकिन अब सोसाइटी में आ गए ना, तो एक एक पेज डाल लो अपने सोसाइटी के ना। एक पेज पे लिख लो गरीबी, एक पे लिख लो जनसंख्या, एक पे लिख लो महिलाएं। तो महिला संबंधी जितनी भी रिपोर्ट डेटा आते हैं, एक एक पेज से आज ही काम कर लेना, लिख लो अपने कि मुझे एक एक पेज लिखना है इनका। एक टॉपिक लिखा महिलाएं लिख ली, महिला संबंधी है ना, एक लिख लिया जनसंख्या संबंधी, एक हो गया गरीबी। और इन्हें एक एक पेज पे जो भी इंडेक्स डेटा आपके पास है बहुत सारे, क्यों कहाँ चिपकाएंगे इनको, इंट्रो और कंक्लूजन में या बॉडी पार्ट में जो क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जाम्पल जनसंख्या का है, अभी हमने क्या देखा लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एक ज्योग्राफी में आया था, वो डेमोग्राफिक विंटर वाला क्वेश्चन आया था कि कई ऐसे विकसित राष्ट्र है जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो वहाँ क्या क्या संकट आ सकते हैं। ये क्वेश्चन सोसाइटी से भी आ सकता है। वो क्वेश्चन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सोसाइटी में आ जाए तो आपको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। सोसाइटी की कुछ शब्दावलियाँ होती है बाद में। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जिस हिसाब से भारत की अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड में चल रहे हैं हम, जनसांख्यिकी की लाभांश की दौर से हम गुजर रहे हैं, यानी हमारे देश की कुल आबादी में लगभग 60-65% युवा आबादी है, और ये रहने वाला है 2050-60 तक। 2050-60 के बाद में अचानक क्या होगा, युवा लोग कम हो जाएंगे और बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान भी दे रहे हैं, और युवा आबादी धीरे धीरे कम होगी, जनसंख्या वृद्धि भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो आज जैसे 10-12% होगी है ना पॉपुलेशन एजिंग, मतलब 60+ या 65+ की, वो एक समय 20 या 25+ चली जाएगी। तो हमें आज ही वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि 2050-60 के बाद में देश में बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी, तो उनकी स्वास्थ्य देखभाल को लेकर, उनके रोजगारों को लेकर, उनके पेंशन को लेकर, उनकी मानसिक समस्या जो आती है उनको लेकर हम कैसे तैयार हैं। क्या हमारी सोसाइटी पहले से तैयार है इसको लेकर? आपने देखा होगा सरकार की जब भी ऐसी पॉलिसीज आती है उन पर काफ़ी चर्चा होती है। तो जनसंख्या संबंधी ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो गंवा रहा है एक तरह से। हर देश की प्रगति आप देखोगे, चाहे जापान हो चाहे चीन हो, उन देशों ने उस समय सबसे ज़्यादा जीडीपी या प्रगति की जब उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड था। आप चाइना का देखोगे, अभी चाइना का धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, और वहाँ पे भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि हम अपनी जनता को स्किल दे दें, स्किल प्रदान कर दें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है आपके। जनसंख्या संबंधी जितने भी डाटा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन की डाटा है, इंडिया की पॉपुलेशन की डाटा है, इंडिया की पॉपुलेशन में बुजुर्गों की आबादी आज कितनी है, कल को कितनी होने वाली है, तो ये डेटा आपके काम आएंगे एनालिसिस पार्ट में, मेंस के एग्जाम में। तो हर एक कर लेना, कर लोगे ना इतना काम तो बिल्कुल। सिल्वर इकोनॉमी की बात चलती है बुजुर्गों के लिए, बिल्कुल चलती है। तो ये कीवर्ड आपका सिल्वर इकोनॉमी, डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक विंटर जनसंख्या शीत, ये क्या कीवर्ड है पॉपुलेशन के। तो ना केवल आप कीवर्ड लिखोगे अपने नोट्स के अंदर, जो डेली कहाँ थे, आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे, आप करंट अफेयर पढ़ोगे, वहाँ से आएंगे। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने कल भी नोट्स बनाए, आज भी कुछ नोट्स बनाए मैं न्यूज़पेपर से जो एग्जाम्पल्स निकालूंगा, डेटा निकालूंगा, वो आपके साथ वीकली में शेयर करता चले जाऊँगा। यानी ये 4 महीने आपको मैं 4 महीने के आगे भी मैं शेयर करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग खुद भी करोगे, लेकिन खुद आपको मैं काबिल बना रहा हूँ, आत्मनिर्भर बना रहा हूँ। तो ये सोच रहा हूँ कि खुद तैयार करो आप सारा का सारा। ठीक है, अपनी डेटा फाइल खुद तैयार करो। सोसाइटी जैसे एंड हो जाए 10-12 दिन में आपकी, जब सोसाइटी एंड हो जाए ना, लास्ट में ये पूछूं आपसे कि क्या आपने अपने करंट अफेयर की डेटा नोट्स बनाए सोसाइटी के सिलेबस के हिसाब से, तो आपका हाँ ही होना चाहिए। वहाँ जिसका किसी का ना आए ना, तो सोच लेना आपका जहाज डूब जाएगा यूपीसी का। सीधी सी बात है, यूपीसी बर्दाश्त नहीं करेगा। कई बच्चे यहाँ पे मैसेज करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं, सर 4 दिन पढ़ते हैं फिर पढ़ने का मन नहीं करता, वो नहीं होता। तो भाई यूपीसी का आप नहीं बने हो। एक सिविल सेवक हमेशा क्या करता है, देश की सेवा में लगा रहता है, वो एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता। चाहे उसका सर भी फट रहा हो ना, तो भी उसको ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। अचानक दंगे बढ़ गए, उसकी पर्सनल मजबूरी हो तो भी जाना पड़ेगा उसको। तो आज आप अपने आप को सिविल सेवक की मानो, सिविल एस्पिरेंट हो तो सिविल सेवक की तरह सोचो एकदम, कि यदि आपने जो भी कमजोरी दिखाई, जो भी आलसेपन दिखाया, आपका जहाज डूब जाएगा, नहीं बढ़ पाओगे आगे। मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मेरी कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमजोरियाँ थी, जिसकी वजह से मैं लिस्ट से बाहर हो गया। इतना काबिल होते हुए भी, बार बार इंटरव्यू देते हुए भी, कुछ तो कमियाँ थी ना जिन्होंने मुझे बाहर कर दिया। आप मत रखो वो कमियाँ, सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ, कमियाँ मत रखो। कमियाँ रखोगे तो छोटा सा लूप होल ही बाहर कर देगा। जैसे मेरी कमी थी कि मैं कम्युनिकेशन सही नहीं कर पाया अपना, या मैं इतना बोल्ड होकर नहीं बोल पाया अपनी बात को, इंटरव्यू में उन्होंने फेंक दिया। तो आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे अभी सोसाइटी चल रहा है, 10-12 दिन के अंदर सोसाइटी का आपने कंप्लीट कंटेंट नहीं तैयार किया, बहानेबाजी की, नहीं है सर आपने तो ऐसे बेवकूफ़ बना दिया, 10-12 दिन में निपटा दिया। सोसाइटी के लिए 5 दिन काफ़ी है यार। जिस हिसाब से सिलेबस देखोगे, बहुत ही छोटा सिलेबस है, लेकिन कंटेंट हमेशा जुटाते रहना। आपको कैसे जुटाओगे, ये ऐसा टॉपिक है जो करंट अफेयर से रिलेट ज़्यादा करता है। आपका स्टैटिक पार्ट की एक सीमा है, जो आपको नोट्स मिल गए।
अब आगे आने वाले 10-12 महीने में जो आप जितना करंट अफेयर जुटाओगे सोसाइटी का, वो आपकी मंथली मैगजीन हो या आपका न्यूज़पेपर हो या आप यूट्यूब से कहीं करंट अफेयर देखते हो, इसके लिए जुटा लेना, फिर आपके लिए सफिशिएंट है। फिर 100% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा सोसाइटी का। लेकिन 10-12 दिन में ये काम जरूर कर लेना, कोई एक्सक्यूज़ किए बिना। और आप में से कोई जो बेस्ट 10-12 दिन में नोट्स बनाएगा सोसाइटी का, वो मुझे सेंड करना, मैं बच्चों को सेंड करूँगा, देखो ऐसे बनाने हैं, ठीक है। नोट्स बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट हैं जिनको सिलेक्शन लेना है इस बार, वो तो बनाएंगे जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है उनके पास एक्सक्यूज़ के भंडार है, हर दिन उनके पास लिस्ट है एक्सक्यूज़ की, आज मुझे ये नहीं करना, आज मेरे ये हो गया, आज वो हो गया, ठीक है। इसके जो मुद्दे, शहरीकरण, अब देखो शहरीकरण यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब भारत या विश्व है। भारत और विश्व के हमें शहरी की डाटा चाहिए। भारत के कितने ऐसे शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, भारत की वर्तमान पॉपुलेशन अभी शहरों में कितनी रह रही है, नेक्स्ट क्या है 2050 में 50% भारत की पॉपुलेशन शहरों में रहेगी। इसका मतलब शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर, अब दिल्ली जैसे शहर की क्या हालत होने वाली है, मुंबई जैसे शहरों की क्या हालत होने वाली है, इसके लिए क्या समाधान है, वही जो स्मार्ट सिटी से लेकर कई योजनाएं चलती है, पहले से सरकार काम कर रही है, ठीक है। उनकी समस्या है, शहरों की समस्या क्या हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं, और उनके उपाय क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आएगी गवर्नमेंट स्कीम्स। आप देखो शहरीकरण के लिए सरकार की स्कीम कौन कौन सी है, सोचो एक बार। एक तो होगी स्मार्ट सिटी, इसके अलावा जो कौन सा मिशन, अमृत मिशन चल रहा है, इसके अलावा क्या क्या चल रहा है आजकल, बहुत सारे मतलब फंडिंग के लिए, इनके लिए काफ़ी काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हो रहा है। गरीबों के लिए मतलब भोजन के लिए कौन सी शहरी गरीब कल्याण कोई है, भोजन के लिए होगी, कोई मतलब स्वास्थ्य के लिए स्कीम होगी। ये क्या शहरीकरण की जो समस्या है उनको लेकर उनका निपटारा हो। शहरों की समस्या क्या है, आधारभूत ढांचे की समस्या है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऐसा हो जो पोल्यूशन ना करे। दिल्ली मेट्रो हो गया, जैसे आजकल ग्रीन हरित वाली ऊर्जा वाली जो बसें चल रही है, मतलब बैटरी वाली बसें चल रही है, तो ये आपकी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, अब देखो ये बहुत आसान है, इसको ना टोटलिटी में सोचना है। भारतीय समाज मतलब यहाँ के लोग किस धर्म के, किस जाति के, क्या पहनावा, क्या खाना, कैसे भूमंडलीकरण का प्रभाव है। आज खेत में बैठा व्यक्ति पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा है, पिज़्ज़ा तो भाई यूरोप का, इटली का है ना, लेकिन खेत में बैठा व्यक्ति कैसे ऑर्डर कर रहा है पिज़्ज़ा। आज हर कोई जींस पहन के घूम रहा है, हमारा कल्चर नहीं था। देखो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। नेगेटिव में जाएंगे तो जैसे वैवाहिक जो संबंध एक समय हमारे थे, मतलब मजबूत संबंध होते थे, आज उनमें तलाक की प्रवृत्ति बढ़ रही है, थोड़ा सा दे सकते हैं, लिव इन रिलेशन जैसे संबंध बढ़ रहे हैं। हालांकि उनके पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव सेंस में मत लिखना, आप ये देखना कभी कुछ सुना जाए कि वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्रिटिकल आपको एनालिसिस करना है, तो दोनों पक्ष बताना उसमें कि कुछ चीज़ें अच्छी भी है, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी है। आजकल जैसे नशे की प्रवृत्ति देख रहे हैं, युवाओं में जैसे गेमिंग, ये बैटिंग, इनकी लत लग रही है, तो ये आसानी से वैश्वीकरण का तो प्रभाव हुआ ना। ऐसे करके लोग अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि जो विदेशी जो कंपनियां भारत में आती है, जैसे आप मैकडोनाल्ड देख लो या कोई जो खान पान की कंपनी है, जैसे नवरात्र आते हैं तो उस समय क्या करते हैं, वो नॉन वेज नहीं बेचते हैं, फिर उस समय वो भारतीय जो व्यंजन होते हैं उनको मतलब उसके हिसाब से अपने आप को डालते हैं। तो वो भी पॉजिटिव चीज़ है कि भारतीय समाज के हिसाब से वो कर रहे हैं काम, ऐसे करके ना। तो इसके अलावा और मुद्दे भी हैं, जैसे सामाजिक सशक्तिकरण। अब सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब क्या हुआ, सशक्तिकरण करना है उनको, कैसे करेंगे, शिक्षा से करेंगे, रोजगार देंगे, स्किल लाएंगे, स्टार्टअप, जैसे ये ना सारे सामाजिक सशक्तिकरण। हर एक अपने ये भी देखते हैं कई बार, जैसे अलग अलग धर्मों की हम तुलना करते हैं कि उसमें शिक्षा का स्तर क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इनमें कई बार देखते हैं, एनालिसिस करते हैं किस समाज में, किस जाति में अच्छी नौकरियों में है, कई बार तुलना करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है, जैसे कई बार हम देखते हैं जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो कैसे उनको सशक्त बनाएं। वही बात आती है छत्तीसगढ़ की, सशक्त बनाए उन्होंने, पीडीएस लेकर आए, वो स्वास्थ्य को लेकर आए, पीडीएस की प्रणाली की तरह उन्होंने स्वास्थ्य के सेक्टर में भी अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, वहाँ पे स्कूलें बनाई जा रही है। तो इससे समाज क्या होगा, सशक्त होगा। यदि समाज को आप काबिल बनाते हो, स्किल देते हो, रोजगार देते हो, तो समाज क्या होगा, सशक्त होगा। तो सामाजिक सशक्तिकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सांप्रदायवाद, एक एक पेज में नोट्स बना लो इनके, संप्रदायवाद के नोट्स बना लिए, क्षेत्रवाद के नोट्स बना लिए, धर्मनिरपेक्षता के नोट्स बना लिए, और लकीली आपको ये सारे नोट्स मैंने दे रखे हैं, सारे नोट्स दे रखे हैं ये। अब बताओ आप, नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं, बिल्कुल सफिशिएंट है वो नोट्स। बस एक ही कंडीशन है, उसके अंदर करंट घुसा लेना, 100% आपका कंटेंट तैयार है। अब आपकी मर्जी, जो पढ़ना है पढ़ना, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल दिव्यांग पर्सन के लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही है, ये क्या है, ये सामाजिक सशक्तिकरण की बात है। इसका मतलब इस टॉपिक में आपको क्या चाहिए, एक तो चाहिए बहुत सारे डेटा, और दूसरी चाहिए गवर्नमेंट स्कीम्स, सॉल्यूशन चाहिए सबके, गरीबी का सॉल्यूशन चाहिए, शहरी समस्या उनका सॉल्यूशन चाहिए, संप्रदायवाद का सॉल्यूशन चाहिए, सबके सॉल्यूशन चाहिए। और सॉल्यूशन में हमेशा क्या रखोगे, एक तो पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी। जब भी सॉल्यूशन की बात आए ना, तो ये फार्मूला रख सकते हो याद कि हमें सॉल्यूशन पर बात करनी है कहीं भी, है ना, तो उसका एक तरीका होता है। हमेशा बात करोगे पहले नीति, पॉलिसी की बात करोगे, नीति या योजना की बात करोगे,
ठीक है, उसका संविधान में क्या है प्रोविज़न क्या है उसका ठीक है। इसके अलावा साइंस, आजकल एआई का ज़माना है, साइंस और टेक में उसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे कहीं भी दंगे भड़कते हैं, संप्रदायवाद बढ़ता है, साइंस और टेक सॉल्यूशन कैसा होगा, हम ड्रोन से निगरानी कर सकते हैं या डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि भीड़ एक जगह कहाँ एकत्रित हो रही है। फॉर एग्जांपल कि जैसे सबके पास मोबाइल है आजकल, हम जीपीएस से ट्रैक कर सकते हैं कि भीड़ कहाँ मूवमेंट कर रही है, तो हम पहले से हम भीड़ को प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारे ऐसे दंगे भड़कते हैं या मतलब भीड़ हत्या आप जानते हो काफ़ी होती है, तो साइंस और टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पॉलिटी, संविधान, इसके अलावा और क्या आ सकता है, और आ सकता है लोग समाज। कैसे, मतलब हम जैसे सांप्रदायिकता की बात करें, इसके अंदर कैसे हम वो सोसाइटी बना सकते हैं पहले से ही ऑलरेडी। जैसे जो एरिया होता है, पुलिस वाला एरिया होता है, एसएच होते हैं, बीट होती है उनके ना, तो वो कैसे अलग अलग धर्म, उनको लगता है कि आगे जाके कभी दंगे भड़क सकते हैं या पहले से यहाँ पे इतिहास रहा है, तो वो ऐसी सोसाइटी बना लेते हैं पहले, मुस्लिम के साथ, मुस्लिम धर्म के साथ में, हिंदू धर्म के साथ में, अलग अलग जातियों के साथ, वो एक क्या बोलते हैं, सद्भावना सोसाइटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोसाइटी बना लेते हैं। तो समाज का वहाँ पे क्या रोल है, वहाँ पे इनका दबाव समूह या हेल्प, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या सामाजिक जो ग्रुप है, उनका क्या रोल है, सामाजिक ग्रुप्स का क्या रोल है, तो अलग अलग एंगल से हम देखेंगे। उसका मीडिया का क्या रोल है वहाँ पे, है ना, मीडिया, आजकल सोशल मीडिया आ गया, तो जब भी आप सॉल्यूशन के बारे में सोचो ना, तो अलग अलग एंगल से सोचोगे ना, तो आपके आ जाएगा, याद है ना, नीति निर्माण योजना, गवर्नमेंट स्कीम याद आ जाएगी आपको, संविधान में आर्टिकल्स उसको लेकर क्या क्या बात करते हैं वो याद आ जाएंगे। तो हमेशा थोड़ा व्यापकता में सोचना, टोटलिटी में सोचना, तो चीज़ें याद आने लग जाएगी आपको। हाँ, मतलब जिनको सोसाइटी के नोट्स समझ में नहीं आ रहे वो क्या करेंगे, यूट्यूब से करेंगे। ठीक है, और जिनको समझ में आ रहा है वो क्या करेंगे, अपने नोट्स जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। और मैंने आपको बता दिया जितना अच्छा करंट होगा। मैं आपको एक चीज़, आप विजन की वेबसाइट पे जाना, देखो ना, वहाँ पे आपको ऑलरेडी बने बनाए भी मिल जाएंगे सोसाइटी के। जैसे मेन से पहले वो क्या करते हैं, सोसाइटी की डेटा फाइल वगैरह देते हैं। आप विजन की वेबसाइट पे जाओ, सभी आ जाना, उस पर जाके देखो, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे मेंस 365 है, तो वहाँ पे सोसाइटी का उन्होंने इस समय मेंस वाले बच्चों के लिए दिया होगा, फ्री में रहता है उनका विजन की वेबसाइट पे। तो वहाँ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि देखो ये अलग अलग रिपोर्ट्स है, अलग अलग रिपोर्ट्स आती है। कोई मतलब एनजीओ वो रिपोर्ट जारी करता है महिलाओं को लेकर, उस रिपोर्ट डेटा फाइल बना लो, अपनी बना लेना सारी, लेकिन नोट्स बना लेना उनके सारे। मैं कह रहा हूँ 10-12 दिन के बाद मैं सभी बच्चों का चेक करूँगा, मैं पर्सनली मांगूंगा, जो मेरे से आंसर रिव्यू कराऊंगा उससे पहले मैं वो बनाऊंगा कि अपनी डेटा फाइल चेक कराओ पहले, बाद में आंसर रिव्यू करूँगा। मैं ऐसे आंसर रिव्यू नहीं करूँगा। तो आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मतलब टारगेट बेस्ड देना पड़ेगा कि ये 12 दिन के अंदर मैं सबका चेक करूँगा। जो बच्चे मेरे से आंसर रिव्यू करवाते हैं, पहले मुझे 12 दिन के बाद सोसाइटी का अपने नोट्स भेजो, अपनी फाइल सेंड करो। एक बार नहीं शेयर करोगे तो मैं कॉपी चेक नहीं करूँगा आपकी ऐसा करना पड़ेगा मुझे। अब सिलेबस डिकोड हो गया कि अपने को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जब भी आना, देखो आप है ना, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मंथली मैगजीन पढ़ो, वहाँ पे यदि टॉपिक आ जाए ना कि जैसे महिलाओं से संबंधित कोई टॉपिक आ रहा है, कोई महिला संगठन की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, गरीबी की बात हो रही है ना, तो ये सोच लेना कि मेरे सोसाइटी में है। और आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा, GS2 के अंदर भी ये मुद्दे हैं। GS2 में सोशल जस्टिस है, सेम मुद्दे वहाँ पे भी हैं, पॉपुलेशन के, गरीबी के, रोजगार के, और लगभग सेम टॉपिक GS3 में भी है। वहाँ पे भी गरीबी बेरोजगारी है। इसका मतलब एक बार गरीबी बेरोजगारी इनके एक एक पेज में नोट्स बन गए ना, उनको आप 3-3 जगह इस्तेमाल करोगे, और इनको आप ऐसे में इस्तेमाल करोगे। ऐसे में भी कई बार ऐसे टॉपिक आते हैं, सोशल टॉपिक, उसके अंदर भी इस्तेमाल करोगे। तो ये फ़ायदा होता है, एक जगह नोट्स बनाए, 4-4 जगह इस्तेमाल करोगे। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल करोगे, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके, ज्योग्राफी, सोसाइटी, उनमें इस्तेमाल करोगे। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि हमने जो सिलेबस देखा उससे मैच करेंगे किस हिसाब से थीम है, और ये अलाइनमेंट है। याद रखना, GS1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 किसका आएगा, सोसाइटी का आएगा। अब दोबारा रिपीट कराओ मुझे, हिस्ट्री के बताओ कौन से छोटे वाले क्वेश्चन है, 1, 2, 3। ज्योग्राफी के कौन से हैं, 4, 5, 6, 7। कन्फ्यूजन नहीं करना है कभी कि ये अलाइनमेंट है, 1, 2, 3 हिस्ट्री का है। अब मान लो 2 नंबर पर क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो सोसाइटी जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन वो सोसाइटी का नहीं है। अभी तक तो ट्रेंड ये बता रहा है वो हिस्ट्री का है। एक क्वेश्चन आया था, अभी आगे आएगा, भारतीय उपमहाद्वीप का एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9 था वो सेक्शन किसका है, सोसाइटी का। अब कई बच्चों को ये अलाइनमेंट ही नहीं पता था, तो उन्होंने क्या लिख दिया, भारतीय उपमहाद्वीप ज्योग्राफी के हिसाब से लिख के आ गए, जबकि वो क्वेश्चन नंबर 9 था, सोसाइटी का था। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखना है, इस बात को थोड़ा नोटिस करना। तो ये देखो सोसाइटी का ये वाला एंगल है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता, अलग अलग कीवर्ड है, लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, आप इंग्लिश वर्ड भी इनका देखना, जेंडर इक्वलिटी क्या होता है, लगभग बच्चों को पता होता है जेंडर इक्वलिटी क्या होती है।
एक होता है जेंडर इक्विटी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा जरूर, कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफरेंस होगा। एक क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तिकरण का आप जानते हो, महिलाओं को सशक्त करना, आज हर एक सेक्टर में वो कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, अंतर को स्पष्ट करें। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान रखना क्यों आवश्यक है। मतलब जेंडर जो प्रोग्राम्स है, बहुत सारे ऐसी योजनाएं बनती है सरकार की, उसके अंदर ये मुद्दों को रखना आवश्यक क्यों है। बहुत ही आसान हो जाएगा, इसको देखने से तो आपको टेक्निकल टफ लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या हो गया। जैसे 2024 में क्वेश्चन मेरे सामने भी आया है, लेकिन कैसे कैसे हैंडल कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कल सेशन करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन लेंगे हम, उसके अंदर सारे एक एक चीज़ को कीवर्ड को देखेंगे कि इनका अंतर क्या होता है। आज केवल हम क्या ले रहे हैं, PYQ थीम एनालिसिस कर रहे हैं, तो कर लेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे। ये क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे सोसाइटी में नए क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जो 10 साल के क्वेश्चन है PYQ उन पर ज़्यादा एनालिसिस करेंगे। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सारी थीम रिपीट है, अलग से कुछ नहीं है, सारी थीम रिपीट है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये सिलेबस कौन सा था, वही महिलाओं से संबंधित मुद्दे अभी देखा हमने, तो उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आया हुआ है, और योजनाओं को लेकर साथ में आया हुआ है। इसके अलावा समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतरधार्मिक विवाहों के बारे में ये कम सच है। विवेचना करनी है, इसको पक्ष विपक्ष थोड़ा लिखना है। हम आजकल देखो कितना कॉमन हो गया कि हम विशेषकर जानते हैं कि लगभग आजकल जो आप देखोगे, विशेषकर शहरों में देखोगे ये चीज़ें ना, कि लगभग जैसे पहले OBC वाली जातियाँ या SC ST की जातियाँ हैं, गाँव में रहते तो उनके साथ भेदभाव ये सब चीज़ें ज़्यादा थी। लेकिन आजकल लोग पढ़ लिख कर रोजगार अच्छे सर्विस में जाकर शहरों में रह रहे हैं मान लो, तो वहाँ पे ये कोई मायने नहीं रखता। अब वहाँ पे स्टेटस क्या होगा, पैसों का स्टेटस है, आर्थिक संबंध ज़्यादा देखे जा रहे हैं कि उनका स्टेटस क्या है, कौन सी जॉब में है। तो आराम से आप देखोगे लगभग अंतर्जातीय विवाह आपको देखने के मिलेंगे। अभी भी हालांकि उतना नहीं है, लेकिन फिर भी है। लेकिन धार्मिक जो संबंध है उनके अंदर उतना नहीं हो, जैसे हिंदू से मुस्लिम में बहुत कम मिलेगा, या हिंदू से सिख में, सिख से मतलब बहुत कम आपको मिलेगा ये। तो उसका एनालिसिस करना आपको कि क्या रीजन है। बहुत सारे रीजन है, उनकी संस्कृति रीजन हो सकती है, रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता भी एक रीजन है। एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों को अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं। बचपन से उनको सिखा दिया जाता है कि यार वो फलाने धर्म का है, वो तो अजीब सा है, उनका खान पान भी अजीब सा है, उनके कपड़े भी अजीब से हैं। तो ये है सोसाइटी आपकी, ये आपकी संस्कृति। तो वहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस आपको करना है। जबकि इनमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समान अच्छी जॉब में है, अच्छा उनके पास पैसा है, आजकल रूढ़िवादिता भी कम हो गई, अब ज़्यादा जाति उतना मायने नहीं रख रही। शहरों में जा रहे तो वहाँ कोई आपसे जाति पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप वहीं गांव में आओगे, आप गांव में कहीं रास्ते से जा रहे हो तो गांव वाले क्या पूछेंगे, भैया और कहाँ से आ रहे हो, किसका है, कौन जाति का है। ऐसा आता ना कहीं अक्सर, अभी भी पूछते हैं। अभी भी मैं कहीं गाँव में या जाऊँगा कहीं तो रास्ते में लेकर पूछेगा किसकी है तुम, है ना, ऐसे पूछते हैं। आप मेरे को पूछते होंगे गाँव में कि भाई, उनका पूछने का अर्थ ये होता है किस जाति का है, मतलब कुण का है भाई तुम, है ना, मारवाड़ी में हमारे बोलते हैं कुण का है तुम, तो वो देखते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके, कि अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी आप सॉल्यूशन बताओ तो वहाँ पे सरकार को शामिल करो, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करो, निजी क्षेत्र को शामिल करो। तो ये वैसे भी मतलब आ जाएगा सामाजिक आर्थिक। ठीक है, तो ये 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा बड़े वाले क्वेश्चन कौन से हैं, इनका अलाइनमेंट क्या है, 18, 19 और 20। ये देखो फिक्स अलाइनमेंट है, और पिछले 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो ये फिक्स ट्रेंड आपको नजर आएगा। अभी तक तो बदलाव नहीं है। हो सकता है इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना, UPC मिक्स भी कर सकता है, उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है अपने को। उस समय सिलेबस काम आएगा फिर आपके, कि सिलेबस का कौन सा पॉइंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन देखा था, महिलाओं से संबंधित मुद्दों का क्वेश्चन आया पहला वाला। दूसरा आया है भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं, विशेषकर विवाह संबंध है जो, उनको लेकर है। तीसरा, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठन के बीच में क्या है, विकास संबंधी मुद्दे हैं ना, इसको लेकर। अब देखो सिलेबस देखो अपना, सिलेबस क्या है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। तो भारतीय समाज की जब मुख्य विशेषता में जाओगे, वहाँ जाति भी आएगी, धर्म भी आएगा, विवाह संबंधी भी आएंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से आया, विवाह संबंध से आया है। लेकिन क्वेश्चन आया डायनेमिक, चेंजिंग वाला नेचर वाला क्वेश्चन आया है। अगला टॉपिक है महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन। अगला क्वेश्चन जेंडर इक्वलिटी को लेकर आ गया। ठीक है, विकास संबंधी मुद्दे वाला क्वेश्चन है, तो गरीबी है ना, जनसंख्या, ये विकास संबंधी मुद्दे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ, उसको छोड़ दो आप, साफ साफ ही लिखा हुआ है, सिलेबस लिखा हुआ है, विकास संबंधी मुद्दे। 3 क्वेश्चन है, एक तो ये वाला, एक ये वाला। आपका सिलेबस से ये क्वेश्चन है, बाहर नहीं है। तो ये सिलेबस वाइज नोट्स बना लोगे तो आपसे वैसे ही बाहर नहीं जाएगा। और मैंने शुरुआत में बता दिया था कि जिस दिन आपका डेटा एनालिसिस सारा हो जाएगा कवर, मैं कह रहा हूँ सोसाइटी का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलो आपको मैं चैलेंज करता हूँ, अपने जो नोट्स दिए मैंने, लगभग क्वेश्चन तो आपके उसी में मिल जाएंगे आपको। इवन 2024 का ये पेपर मिला के देखना अपने नोट से एक बार,
मिला के देखना, आपको वहाँ फ़ायदा होगा उससे। चलो आगे देखते हैं। एक एक मैं यही बता रहा हूँ, थीम बता रहा हूँ, लिख लो या तो थीम तुरंत लिख लो, वैसे सिलेबस में लिखा भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका। जैसे ये क्वेश्चन है, समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद भी अभी भी वंचित वर्गों को संविधान द्वारा प्रकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। यार वंचित वर्ग में आप जानो ना, दिव्यांग भी आ गए, SC ST, जनजातीय क्षेत्र, ये सारे आ जाएंगे, महिलाओं के मुद्दे भी आ जाएंगे इस पे, जो वंचित। अब देखो ये सामाजिक न्याय ये ना किसकी ये टॉपिक कहाँ पे है सिलेबस में, देखो एक बार, ये रहा सामाजिक सशक्तिकरण, इस टॉपिक से आया वो। सामाजिक सशक्तिकरण में वही तो आएगा ना, सारे ग्रुप आ जाएंगे उसमें, LGBT समुदाय भी आ जाएगा इसमें, सारे समूह आ जाएंगे, दिव्यांग समूह भी आ जाएंगे, महिलाएं, बुजुर्ग, जनजातीय क्षेत्र, सारे आ जाएंगे। देख लो अब, हर एक क्वेश्चन यूपीसी ऐसे फ्रेम करता है सिलेबस के हिसाब से, कभी भी बाहर नहीं करता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा अविवाहित महिलाओं द्वारा, देखो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब ये तो समझ गए ना, वैश्वीकरण भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, उस टॉपिक का ये। वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। महिलाओं को लेकर है, विशेषकर किन महिलाओं को लेकर है, ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी है, युवा है, अविवाहित महिलाएं हैं। आप देखोगे विशेषकर, जैसे इसका हम ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे मेरे कोई गाँव की पढ़ी लिखी लड़की है, उसने IIT से पास आउट किया, ठीक है। अब उसका जो गाँव में तो होगा नहीं जॉब, वो कहाँ जाएगी, गुड़गांव, नोएडा या बेंगलोर जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, स्किल भी है, IIT पास आउट है, युवा है, अविवाहित भी है, कम एज है, तो उसको रोजगार के लिए कहाँ जाएगी, वो शहरों में जाएगी। अदर फैक्टर भी है, गांव में रहेगी तो वही लोग सवाल खड़ा करेंगे, समझ रहे हो आप, बेटियों पर कितने बंधन होते हैं, या कल को मतलब उसकी शादी भी जल्दी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, गाँव वाले जल्दी शादी करा देते हैं। तो अब वो क्या करेगी, उसको अपने सपनों की उड़ान बननी है, उसको मान लो यूपीएससी की तैयारी करनी है, चलो ठीक है, वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाएगी या अपने जॉब के लिए नोएडा जाएगी, गुड़गांव जाएगी। तो ये चीज़ें, इनको थोड़ा सोचो, थिंकिंग करो कि क्वेश्चन आपके बीच से ही आ रहे हैं। वर्ती इस प्रवृत्ति ने उन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है। तो भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता में तो फायदा हुआ है, कल को अपना जीवन साथी खुद चूज कर सकती है, ठीक है, और रोजगार भी अपने हिसाब से कर सकती है, और अपनी लाइफस्टाइल आपने देखा होगा, विशेषकर आप में से बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है जो मुखर्जीनगर में या बड़े शहरों में रहती है, तो कितना आज़ादी है यार, कितने झंझट है, मतलब गांव की लाइफ में विशेषकर देखा होगा महिलाओं पे बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब विशेषकर लड़के को ये परेशानी झेलनी नहीं पड़ती है, लड़का तो आवारा कहीं घूमता रहता है, लड़कियों पर पाबंदी होती है, लेकिन वही लड़की शहर में जाएगी तो वो अपने हिसाब से जी सकती है। तो क्वेश्चन की डिमांड देखो, ओपन सोच वाला क्वेश्चन है, आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है। वैश्वीकरण का आ गया। अब आप देखोगे वैश्वीकरण का सिलेबस का पॉइंट नोट करो एक बार, कौन सा पॉइंट है ये ना, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, यही टॉपिक है। अब भारतीय समाज में महिलाएं नहीं है, या लड़कियां नहीं है, या बुजुर्ग नहीं है, या बच्चे नहीं है, या थर्ड जेंडर या दिव्यांग समूह नहीं है, वो किसी पे भी आ सकता है ऐसा। LGBTQ जो समुदाय उनको लेकर भी आ सकता है वैश्वीकरण का प्रभाव, कि कितना वो इंपावर हुए हैं, कितने अपने अधिकारों को लेकर वो बात कर रहे हैं आजकल, समझ रहे हो ना, ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब समझ में आ रहा है ना कि कैसे यूपीसी फ्रेम कर रहा है, सिलेबस को फ्रेम कर रहा है, बाहर नहीं भेज रहा है उसको सिलेबस से। इसका मतलब वो थीम सिलेबस ही है, उसी को ढंग से तैयार कर लो। फिर इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक समानताओं के बीच एक गहरा संबंध है। सोशल इकोनॉमिक संबंध पूछे, ये भी लगभग उनसे जुड़ा हुआ जाएगा। नॉर्मली पूरा सिलेबस को भी मिक्स कर सकते हैं, या सांस्कृतिक विविधता पूछ लिया उन्होंने, उसमें सामाजिक आर्थिक संबंध भी है, तो ये भी हम करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। अब ये क्वेश्चन देखो 2023 का, देखो, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपने मूल्य खोता जा रहा है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपने मूल्य खोता जा रहा है। इसके दोनों पक्ष होंगे, खोता जा रहा भी है, नहीं जा रहा है। वैसे मजबूत पक्ष मुझे ये लग रहा है कि नहीं, अभी भी विवाह एक काफ़ी है। उल्टा आजकल तो सोशल मीडिया में विवाह एक बहुत ज़्यादा खर्चीली पद्धति के रूप में दिखाया जाता है, एक फैशन शो की तरह दिखाया जाता है, आप समझ रहे हो ना। तो विवाह अभी भी काफ़ी उसकी जड़ें मजबूत है, मतलब। लेकिन दूसरा पक्ष हम दिखाएंगे, विवाह में देरी। आजकल जो पढ़े लिखे युवा है 35-40 साल तक विवाह कर रहे हैं, या आजकल विवाह के बजाय लिव इन में रहना चाहते हैं, समझ रहे हो ना, इसे करके। या वो शादी करना नहीं चाहते, वो झंझट रखना नहीं चाहते, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। तो ये पक्ष भी दूसरा दिखा सकते हो उसमें। कई बार यूपी से एस्पिरेंट के साथ ऐसी दिक्कत हो जाती है ना मतलब 30-35 साल तक नहीं बनते, मान लो 35 साल तक सारे अटेम्प्ट भी खत्म हो गए,
ठीक है, और बाद में विवाह की उम्र भी निकल जाती है, फिर वो भी नहीं चाहता अब शादी वादी करें, वो फिलोसोफर बन जाता है कई बार। मुखर्जीगर की गलियों में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेगी। या वो जब 21 साल 22 साल की उम्र में मुखर्जीगर आया था, उस समय किसी से प्रेम हुआ था, अब वो तो बन के निकल गई लबासना या कहीं अपनी पोस्टिंग पे, वो अभी तक देवदास बना बैठा है वहाँ। नेहरू विहार की गलियों में कोई ना कोई आपको ऐसी कहानियाँ जरूर मिलेगी। ऐसा होता ही है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। ऐसा मेरी भी दिशाएं हो सकती थी यदि मैं समय पे शादी नहीं करता। जैसे मेरी शादी 2017 में हो गई थी, मतलब मेरी इंगेजमेंट 2015 में हो गई थी। तो जब मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा था 24 में, उसी समय मेरी इंगेजमेंट हो गई थी मतलब। और तो अदरवाइज़ मैं भी 35 साल का हो गया, ना तो जॉब मिला ना शादी हुई, फिर कोई शादी करेगा भी क्यों 35 साल की उम्र के बाद में। ये भी हो जाता है कई बार संकट। तो आप ध्यान रखना, आप उस कैटेगरी में नहीं आ जाओ, तो इसलिए पहले बन के निकल जाना, ठीक है। देवदास नहीं बनना है, समय पे बन के निकल जाओ, समय पे नोट्स बना लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ये बात याद रखना, 35 साल वाली बात में मुश्किल हो जाएंगे हालात। हाँ। बच्चे कह रहे मैंने लव मैरिज किया है, मैं बताऊंगा नहीं अपनी स्टोरी क्या किया मैंने, ठीक है, कभी हम बात करेंगे जब। शादी कब तक कर लेनी चाहिए, ये आपका अपना विचार है। जैसे मैं विशेषकर मैं गांव से आता हूँ, मेरी लाइफ ज़्यादातर खेतों में रही है। मैं मुखर्जीनगर भी रहा हूँ तो ज़्यादातर वहाँ टिकता नहीं था, मैं फिर से अपने झोला उठाता अपने खेत में आ जाता। जैसे जब कभी प्री पास में होता तो मैं प्री से 2 महीने पहले घर पे आ गया, मेंस होता तो मेंस से पहले 2 महीने पहले वापस आ गया। रहा हूँ वहाँ पे रेगुलर, जैसे 2010 से लेकर 17-18 तक मैं मुखर्जीनगर रहा हूँ, बट रेगुलर नहीं रहा हूँ। रेगुलर रहा हूँ 2011 से 12-13 के 14 तक, बाद में कभी आना कभी जाना ही रहता था मतलब। बिल्कुल, चलो ये हो गया। अगला, भारतीय समाज में नवयुवती होती है, ये देखो पॉइंट है ना, भारतीय समाज में नवयुवतियाँ, वाई यंग वोमेन, ये देखो आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। अब देखो इसका संबंध ये है वो, अब इस क्वेश्चन को आप जब डायमेंशन खोलोगे ना, क्या क्या रीजन है क्यों भाई नव युवतियाँ क्यों आत्महत्या कर रही है, बहुत सारे संबंध होंगे इसमें। एक तो देखो उनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, वैवाहिक संबंध इसमें एक भूमिका निभा रहे हैं। वैवाहिक संबंधों में क्या हो रहा है, हिंसा, दहेज हत्या, ये सारे पॉइंट आएंगे। अब मान लो उनको अवसर ही नहीं मिले, रोजगार नहीं, अब रोजगार नहीं है तो फिर क्या होगा, आप जानते हो फिर मतलब कितने संकट आ सकते हैं। कल को उनका हस्बैंड खराब निकल गया तो वो कहीं मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा ट्रेडिशनल सोसाइटी में, हमने देखा विशेषकर महिलाओं को उतने अवसर नहीं मिले, रोजगार उनके पास था नहीं, तो हमेशा वो फिर है ना उनके साथ अन्याय भी होता था ना, तो वो ऐसे मतलब रह जाती थी, सहन कर लेती थी उस चीज़ को। लेकिन आज की महिला पढ़ी लिखी है भाई, वो सहन नहीं करेगी। कल को उसके साथ दिक्कत आई तो वो तुरंत तलाक मांगेगी और अपने नया रास्ता देखेगी, नया जीवन देखेगी अपना, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये चीज़ें पॉजिटिव भी तो है ना एक समय। जैसे अच्छा तलाक बढ़ रहे हैं तो एक पॉजिटिव पक्ष भी तो है इसका, कि पहले के समय लोग है ना दब के रह जाते थे, विशेषकर महिला वर्ग की बात करें, वो जीवन भर मतलब उसका हस्बैंड उसको कितना ही परेशान करे वो तलाक नहीं मांगती थी, क्योंकि कहाँ जाएगी, रोजगार ही नहीं है। आपने देखा होगा विशेष अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी उम्र वाले में देखना तलाक कम क्यों है, जबकि लड़ाई झगड़े उनमें ज़्यादा है, कई बार इतने बुरे बुरे हालात होते हैं। लेकिन एक ही डर रहता है कि अब बच्चों का पालन पोषण करना है, कहाँ जाएगी महिला। लेकिन आज की महिला पढ़ी लिखी है ना, तलाक बढ़ रहे हैं तो, और कानून की व्यवस्था आजकल अपने न्याय की मांग कर रही है, तो एक दूसरा पक्ष भी तो है ना इसका, ये भी तो दिखा सकते हो ना दूसरा पक्ष। ये ध्यान रखना, हमेशा लिखना। तो क्या क्या है उसको, रोजगार के अवसर है, विवाह संबंध उनके हो गए, या हो गए आज़ादी, उतनी आज़ादी नहीं मिलती। या मतलब प्रेम विवाह भी तो कई बार होता है ना, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कई जगह से केस आए हैं, प्रेम विवाह में इज्जत के नाम से हत्या, काफ़ी केस देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे भी दबाव में कई बार आत्महत्या हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, तनाव की सोसाइटी का तनाव, ये सबसे भयंकर तनाव है। मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, हमारे जैसे आसपास जो महिलाएं हैं जो शादी करके आती है, बहुएं हैं, सबसे बड़ा तनाव यही है कि वो सारी ज़िंदगी भर अपने परिवार की मर्यादाओं को निभाने में रह जाती है। उनको हर फंक्शन में अपने पीयर पक्ष से वो कुछ ना कुछ मंगवाना रहता है, कुछ भी हो जाए, घर में छोटा सा भी काम होगा ना तो वो अपने घर वालों को परेशान करेंगे। अब घर वाले बेचारे गरीब होते हैं तो कहाँ से इतना वो ला के देंगे उनको, ये अभी तक चलता रहता है। मतलब ये लाग बाग जो है ना वो बहुत बेकार प्रणाली है। मतलब दहेज हो गया, लाग बाग हो गया, महिलाओं पे हर पुरुष कभी नहीं देता गिफ्ट। पुरुष अपने ससुराल जाता है, क्या लेके जाता है, कुछ कुछ नहीं लेके जाता, वो जवाई राजा फालतू में घमंड उसको। तो महिलाओं पे क्यों है सारा, और ये मतलब आप देखो ये सारे दबाव मिलके ना दिक्कत पैदा करते हैं बाद में, ठीक है। तो ये एक समस्या है। तो आत्महत्या बढ़ रही है इसकी। अच्छा इसकी रिपोर्ट भी आई थी है ना, आप अपने नोट्स में भी देखो कि मैंने भी द हिंदू में पढ़ाया था, इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी कि क्या उसके रीजन थे। तो रिपोर्ट देखते रहना क्या क्या हो रहा है। अब आप देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है,
उसके हिसाब से इसमें ये भी आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारतीय समाज में जो युवा है, या आप कह सकते हो इसकी जगह जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट में ये आत्महत्याएं क्यों बढ़ रही है। अब चाहे उसमें आजकल आपने यूपीसी एस्पिरेंट को भी देखा, पहले ऐसा नहीं आता था। यूपीसी एस्पिरेंट की सुसाइड की बहुत ही कम घटनाएं या आती नहीं थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से यूपीसी एस्पिरेंट की घटनाएं आने लगी है। हर साल मुखर्जीनगर से, राजेंद्र नगर से हर साल 1-2 खबरें आपने भी देखी होगी, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। पहले नहीं सुनते थे, पहले जैसे मैं मुखर्जीनगर में रहता था कभी सुना ही नहीं कि यहाँ पे कोई सुसाइड कर रहा है। इसका मतलब दबाव, सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव किसका है कि उसको इसी साल बनना है, 21 साल की उम्र में उसका आईएएस बनना है, उसका 7 वाला बन गया 21 साल की उम्र में, तू अभी तक क्या कर रहा है, 5 फिर फेल कर गया तू। मतलब ये दबाव है, सामाजिक दबाव है। अभी रिसेंटली शायद एक कोई भाई बहन ने भी वहाँ दिल्ली में सुसाइड किया था, ये घटना आई थी उसको लेकर। लास्ट टाइम हम मेंस लिख रहे थे, एक मेंस का एस्पिरेंट था, उसने सुसाइड किया था। ये सारा दबाव का खेल है पूरा। क्यों वो आत्महत्या कर रहे हैं? आईआईटी कोटा फेमस है, वहाँ पे क्यों वो दबाव है? ये हमारे पास मतलब सोसाइटी की आप नज़रिए से सोचना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो क्वेश्चन बदल के आ सकता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ पे बदल के भी आ सकता है, तैयार रहना उस चीज़ के लिए। और आपके पास डेटा वगैरह होना चाहिए कि हर साल देश में कितनी मतलब ऐसी संकट देखने को मिल रहा है। बच्चे को दुलारने की जगह मोबाइल, देखो ये क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिकल मोबाइल है, बच्चे को दुलारने की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। बच्चों के सामाजिकरण पर इसका क्या प्रभाव है? समाज है, बच्चों का लालन पालन पोषण, सामाजिकरण, बच्चे का सामाजिकरण कैसे होगा? जैसे छोटी बच्ची अभी हमारी 2 साल की है, तो अभी वो क्या कर रही है, हमें देख के सीख रही है। पूरा काम वो इतना ऑब्जर्व करती है, हर एक चीज़ की कॉपी करती है, जैसे मैं करूँगा वैसे कॉपी करेगी। तो यही तो सामाजिकरण हो रहा है। अब जैसे मैं उसके सामने मोबाइल लेके बैठा रहूँगा तो पक्का वो मोबाइल के लिए जिद करेगी। अब मैं उसके सामने किताब लेके बैठा रहता हूँ, ज़बरदस्ती है ना, तो नहीं करेगी। लेकिन कई बार भूलवश मोबाइल या लैपटॉप हाथ में रहते ही हैं, तो वो भी फिर कॉपी करने लगती है इनकी। तो यहीं से शुरुआत होता है। तो यहीं से मतलब मुझे ऐसा लगता है शुरुआत में ही है ना, हम जैसा करेंगे ना, उनको सिखाना नहीं है, आप करो, आप जैसा करोगे वो सीखेंगे। आप दौड़ लगा के आओ, घूम के आओगे तो वो कॉपी करेंगे, घूम के आएंगे आपके साथ में। आप मोबाइल रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे तो वो शॉर्ट्स देखेंगे, जिद करेंगे। फिर आप किताब पढ़ोगे तो किताब पढ़ेंगे। आप कोई गिटार बजा रहे हो तो गिटार दे के सीखेंगे। अब जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कॉपी करती है पढ़ाने की वो पूरी कॉपी करती है कि ऐसे पढ़ाते हैं पापा, ऐसे पढ़ा रहे हैं, वैसे कॉपी करती है। हेलो बच्चों, कॉपी करती रहती है ऐसे, जैसे मैं करता हूँ सभी को नमस्कार, वो कॉपी करती रहती है। तो यही वो क्वेश्चन है कि अब ये भी एक रिपोर्ट द हिंदू में आई थी। ये दोनों क्वेश्चन जैसे मैं देख रहा था उस समय द हिंदू पढ़ा रहा था, तो दोनों ये रिपोर्ट से आए थे, नवयुवती वाला और मोबाइल फ़ोन वाला ये। तो इस चीज़ को देखना होगा आपको कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे हम पहले बच्चों के साथ में क्या था, विशेषकर जो उनकी दादा दादी है, नाना नानी, कितनी अच्छी अच्छी उनको कहानियाँ सुनाती थी, उनका एक मानसिक डेवलपमेंट होता था। मुझे याद है जैसे बचपन में मेरे नाना जी मतलब क्यूज पूछा करते थे, जिसको बोलते हैं पहेली, पहेली वो पूछा करते थे, इतनी पहेलियाँ पूछते थे वो, तो उससे माइंड डेवलप होता है, हम सोचते हैं उसके बारे में, थिंकिंग करते हैं। और आज वो कहाँ जाके काम आई, सीसेट के पेपर में। मतलब मुझे आज भी याद आता है कि नाना जी जो मुझे हमेशा अक्सर, अच्छा एक चीज़ है, नाना जी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते थे, जैसे अकबर बीरबल की, इनके उनके उपन्यास चलते थे बड़े बड़े, लंबी लंबी कहानियाँ चलती थी, लोग आसपास बैठे रहते थे मतलब काफ़ी। और मैं भी बचपन में उनकी उन सभाओं में बैठा करता था कि उनकी कहानियाँ चल रही है, बहुत इन्जॉय करते थे। और वो चीज़ें मेरे निबंध में काम आई, जो पहली पूछते थे वो सीसेट में काम आई। तो ये तो अपना लालन पालन था ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके एग्जाम्पल देके भी हम लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन सोसाइटी वाले उस टॉपिक से समझ गए आप। कोई जटिल टॉपिक नहीं है, लेकिन इनको लिखना थोड़ा मुश्किल काम होगा यदि आपके पास डेटा एग्जाम्पल नहीं होंगे। बाकी बहुत चीज़ें ईजी है, इसीलिए मैंने बोला कि अपने वाले नोट्स सफिशिएंट आपके लिए। आपको बेसिक कंटेंट चाहिए ना, अपने वाले नोट्स प्लस करंट अफेयर ऐड कर लेना। अब जो समझदार और मैच्योर बच्चे हैं उनके लिए इतना काफ़ी है, और जो मैच्योर नहीं बनेंगे, कंटेंट कलेक्शन करेंगे, वो उनका आप जाओ कहाँ जाना है मैं कह रहा हूँ ये सारे के सारे टॉपिक है ना, मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल देखे, इनके सारे के सारे टॉपिक के आर्टिकल देखे हैं, और वो करंट अफेयर का वहीं से आ रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन, बेसिक प्लस ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन देखो, अरेंजमेंट देखना क्वेश्चन, वो अरेंजमेंट अभी तक कायम है, ठीक है, लेकिन उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना। यूपीसी कभी कभी गेम खेल देता है, मिक्स कर देगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना। फिर आपका सिलेबस आपके काम आएगा, जो सिलेबस आपने पढ़ा है ना पॉइंट, वो काम आएगा आपके, उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना। क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और अधिक पृथक्करण, देखो क्वेश्चन क्या है, शहरीकरण की समस्याएं और गरीबी वाला दोनों मिला के आ गया। आप शहरीकरण गरीबों को और अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जा रहा है, डेटा होने चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या का लगभग 35% भाग शहरों में रहते हैं, और 2050 में जनसंख्या हो जाएगी 50% से अधिक। इसका मतलब और ज़्यादा यह संकट बढ़ने वाला है। इंट्रो हो गया तैयार, यूएन की इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार देश की अभी ये हो रहा है। रिपोर्टें काम आएगी आपके, डेटा काम आएंगे इंट्रोडक्शन के लिए पहले ही, ठीक है। तो शहरीकरण को और अधिक पृथक्करण क्यों ले जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे संकट आ सकते हैं। भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों की, अब देखो क्वेश्चन अभी भी है ना, एक क्वेश्चन जातीय वाला आया था, ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि जाति का लेकर अभी भी क्या हो रहा है, मतलब अभी भी राजनीति के अंदर जाति का काफ़ी रोल है,
कई सारे और भी चीज़ों में जाति का रोल है, गाँव में विशेषकर देखने को मिलेगा। तो जाति को लेकर आएगा क्वेश्चन और वो आपके नोट्स में है। संजातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो ये कीवर्ड क्या, उत्तर उदारवादी व्यवस्था, यानी अपन भारत की बात करें नॉर्मली तो 90 के बाद की बात है, या 2000 के बाद की इसकी बात करें, या इसको 2000 से लेकर अब तक वर्तमान तक कर सकते हैं। तो ये टाइमलाइन थोड़ी ध्यान होनी चाहिए। संजातीय पहचान और सांप्रदायिकता, ये टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा आपका। विवेचना करनी है, यानी इसकी काफ़ी खुल के चर्चा करनी है, पक्ष विपक्ष पर लिखना है आपको। क्वेश्चन लगभग थीम वही मिलेगी। अब जैसे उस समय लॉकडाउन के अंदर वर्क फ्रॉम होम काफ़ी चल रहा था, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आ गया कि पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन का मूल्यांकन करें। ये बहुत तगड़ा है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, विशेषकर लॉकडाउन के बाद में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो जैसे विशेषकर जो पुरुष है वो पहले तो घर से बाहर रहते थे, तो महिलाएं कम से कम उस समय तो दिन के समय 5-7 घंटे अपनी आज़ादी से काम करती थी, जो भी उनको करना है, अपनी किताबें पढ़नी है या उनको मूवी देखनी है, जो भी है, थोड़ा सा उनका एक फ्री टाइम मिलता था, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते थे। लेकिन अब वो हस्बैंड घर पे ही है, मान लो फॉर एग्जांपल, अब वो घर पे ही है, तो दिन भर वो चिक 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 करेगा। तो आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम के बाद में तलाक के ये संकट काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि वो फिर एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करेंगे एक दूसरे। वही महिलाओं की भी लिए कह सकते हो, एक महिला का एग्जाम्पल लेके देखिए इसमें दूसरा, कि कोई महिला कामकाजी है, तो वो दिन भर वो जो पारिवारिक जो उनकी समस्याएं हैं उनसे दूर वो अपने काम पे जाती थी, या उनकी दोहरी जिम्मेदारी घर पे, अब वर्क फ्रॉम होम करी तो घर पे क्या कर रही है, अब बच्चे भी घर पे हैं, खाना भी बनाना पड़ रहा है, हस्बैंड भी है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ रहा है, तो आप समझो अब दोनों को क्या लफड़े होने वाले हैं। तो वर्क फ्रॉम होम, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम के असर, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाओ। पॉजिटिव क्या है, अब थोड़ा समय साथ बिता रहे हैं, दोनों देखने हैं, ध्यान रखना केवल एक तरफा नहीं लिखना। पारिवारिक संबंध मजबूत भी हुए हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो पहले बहुत बिजी रहते थे, हो सकता है उन दोनों पति पत्नी के बीच में एक दूरी बन गई थी काम वर्कलोड की वजह से, अब वो दोनों साथ में हैं, सकारात्मक भी है, दोनों का रिश्ता फिर से मधुर हुआ है, बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं, दोनों साथ बैठ के मूवी देख रहे हैं, साथ बैठ के पोइट्री कविता पढ़ रहे हैं, कुछ म्यूजिक क्रिएशन कर रहे हैं, ये पक्ष भी है। दूसरा पक्ष वो भी है जो मैंने आपको पहले बोला था नेगेटिव वाला, लेकिन इसमें पॉजिटिव पहले रखना। नेगेटिव वाले में हाँ लिखना कि तलाक की संकट बढ़े हैं, सेपरेशन की समस्या बढ़ी है, महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी की भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई, दिन भर वो खाना बनाना या कुछ ना कुछ बनाना, ये करके ऐसा करके देखो टोटलिटी में सोचना। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या पढ़ना है, मतलब नॉर्मल चीज़ें, बस अब आपको ये होना चाहिए कि हाँ कोविड के बाद में इंट्रो में लिखना है कि वर्क फ्रॉम होम के ये संकट बढ़े हैं, ऐसा करके। हाँ तो इसके दोनों पक्ष दिखाने, याद रखना हर एक क्वेश्चन के 2-3 पक्ष होते हैं, उन पक्षों को सारों को दिखाना है, एक तरफा नहीं लिखना है उसमें, और अच्छे अच्छे सकारात्मक पॉइंट लिखने हैं उसमें। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिदृश्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह से संबंधित है। तो ये आपको देखना होगा, जैसे शहरीकरण का टियर 2 शहर, विशेषकर आप देखोगे जो बीच वाले शहर हैं नॉर्मल, जैसे राजधानी या आपका जिला, ऐसे मेरे हिसाब से वही होना चाहिए टियर 2, ठीक है। उन सिटीज़ में आप आजकल हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मैं अपने सीकर का एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे जो नव मध्यम वर्ग है वो एजुकेशन सेक्टर में आता है, या IIT से पढ़ के आता है, कहीं डॉक्टर MBBS करके आता है, या एजुकेशन सेक्टर में आता है, तो वो अलग अलग, जैसे आजकल हमारा जो सीकर शहर है वो कोटा के बाद में IIT और नीट के लिए जाना जाता है। इवन मतलब जिस हिसाब से रफ्तार बढ़ रही है, तो वो कोटा का भी बड़ा विकल्प बन सकता है। आपने सुना भी होगा सीकर के बारे में, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जिला है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट है एजुकेशन में, मतलब यहाँ की स्कूली एजुकेशन सब जगह फेमस है। इवन आपके पूरे स्टेट में, जैसे आप हरियाणा से पंजाब से आते हो, तो यहाँ की जैसे हमारी प्रिंस स्कूल है, एक प्रिंस स्कूल है, मैट्रिक्स है, गुरु कृपा है, उनको आप सब जानते हो। इवन सीकर के अंदर मणिपुर के मतलब हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, मणिपुर के हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं नीट और IIT के लिए। तो ये कैसे हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, नव मध्य वर्ग की वजह से। यहाँ पे कुछ जैसे शुरुआत में एक एजुकेटर आया जिसने जैसे CLC कोचिंग थी, यहाँ पे कभी सुना होगा आपने, CLC कोचिंग थी, उसने नीट IIT शुरू की 1997-98 के आस की बात है। उसके बाद में अलग अलग लोग आए हैं, वहाँ से उभार हुआ है। और यहाँ हमारे यहाँ मतलब डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल इतने ज़्यादा है, मतलब सीकर से, शेखावटी से, यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, पहले जैसे एक समय यहाँ से फौज में सबसे ज़्यादा जाते थे, आज भी जाते हैं फौज, नेवी, एयरफोर्स में, लेकिन आज यहाँ से सबसे ज़्यादा IIT वाले निकलते हैं और MBBS वाले निकलते हैं। और सीकर का नाम आजकल जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया लास्ट ईयर कि कितना एक केस स्टडी आई थी उसकी ना, तो ये केस स्टडी लिख सकते हैं अपन ऐसा करके। आप अपने ज़िले की या किसी शहर की टियर 2 की केस स्टडी लिख सकते हो, कैसे बदलाव आ रहा है। अब ना बच्चों को यहाँ से बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा रोज़गार के लिए, आजकल इतने रोज़गार यहाँ क्रिएट हो गए, अलग अलग सेक्टर में रोज़गार क्रिएट हो रहे हैं, शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। शहर का डेवलपमेंट होता है तो मतलब उसको सबको फायदा मिलता है ऐसे करके। पिंकी गुप्ता, सारे डाटा कहाँ मिलेंगे, मैंने बताया था ना, विजन 365 वाली, उसमें जाओगे ना, मेंस 365, वहाँ शायद आजकल वो डाटा फाइल भी अलग अलग करके भी देते हैं।
लेकिन जो आप डेली आप करंट अफेयर से निकालोगे ना, वो काम कोई नहीं करेगा, वो आपको खुद को करना पड़ेगा। आशीष वर्मा, यूपीसी में सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में क्यों लिखोगे? आपको लगता है बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया उसको स्किप कर दो, अगला अगला लिख दो, बाद में आके लिख लेना। ऐसा जरूरी नहीं थोड़ी है कि पहला क्वेश्चन लिखना है। आपकी मर्जी, आप लास्ट से शुरू करो, पहले से शुरू करो, आपकी मर्जी है, कहीं से लिखो, वहाँ स्पेस होता है ना, क्वेश्चन के नीचे स्पेस होता है। कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता, प्रैक्टिस करते करते आएगा वो, ऐसे नहीं आएगा। भारत के जनजातीय समुदाय की विविधता को देखते हुए विशेष संदर्भ में अंतर्गत उन्हें एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए। जनजातीय समुदाय विविधता वाला क्वेश्चन है, संस्कृति वाला है। भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको लेकर क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र, धर्म के समानांतर पंथ की विशेषता विवेचना कीजिए। आप पंथ क्या है उसके बारे में जानना पड़ेगा, पंथ की क्या क्या विशेषताएं होती है उसको देखना पड़ेगा। क्या सहिष्णुता, सम्मेलन, बहुलता मुख्य तत्व है जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप, धर्मनिरपेक्षता को लेकर कीवर्ड ये धर्मनिरपेक्षता को लेकर अपना थीम है, उसको लेकर क्वेश्चन आया है। अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में देखना। देखो याद रहना, इस चीज़ को लेकर तैयार है ना, अगला क्वेश्चन आपका एआई का आने वाला है। ये चैट जीपीटी एआई है ना, उसका ही क्वेश्चन बनने वाला है, कैसे सोसाइटी को इम्पेक्ट कर रहा है। और भी जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसका एक क्वेश्चन भूमंडलीकरण को लेकर क्वेश्चन सोसाइटी के साथ चिपका दिया जाएगा। ये भी आ सकता है, गैम्बलिंग बेटिंग वाला भी आ सकता है, आजकल युवाओं को काफ़ी कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऐप हैं, आप देखो टेलीग्राम कितना फ्रॉड कर रहा है, टेलीग्राम जितना फ्रॉड कोई नहीं कर रहा है। अब जैसे टेलीग्राम पे अभी जो ऐड आते हैं आपने देखा, वो ऑटो ऐड आते हैं। अब कई बच्चे भोले भाले इतने लालच में आ जाते हैं, मैं उनको वहाँ लिख के भी रखता हूँ कि टेलीग्राम के ऐड पे क्लिक मत करना। और टेलीग्राम का ऐड रोकने के लिए मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, फिर भी नहीं रोक पाए हैं। टेलीग्राम का ऐड रोक ही नहीं सकते, टेलीग्राम ने अपना सिस्टम ही ऐसे बनाया है कि चाहकर भी उसका ऐड कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो उससे पैसे बना रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, वहाँ भोले वाले बच्चे उस पर क्लिक आता है कि 5,000 रुपये कमाए, और वो ऐड भी ऐसा बनाते हैं कि इस सर के कहने से आप इसमें 5,000 रुपये लगाएं, और वहाँ पे साफ लिखा था वो ऐड होता है। आजकल जैसे अपने टेलीग्राम पर कोई कोचिंग वाला ऐड दे सकता है, उसको रोक नहीं पाएंगे हम, वो टेलीग्राम का झंझट है। अब यहाँ पे इतने फ्रॉड कोचिंग वाले भी आ रहे हैं, ध्यान रखना। टेलीग्राम पे कोई भी ऐड लिखा आता है ना, वहाँ पे ऐड अदर लिंक आता है, कभी क्लिक मत करा करो, लूट जाओगे, आपका मोबाइल का सारा डेटा हैक हो जाएगा। कई बार ये सस्ते कोर्स वाले भी गड़बड़ करते हैं, पहले लालच देते हैं आपको 200-400 रुपये का सस्ते कोर्स के चक्कर में, फिर आपका वो सारा वो महंगा पड़ता है। तो टेलीग्राम सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है, इससे बच के रहो थोड़ा सा। कोई भी लिंक वगैरह है एक्स्ट्रा, जैसे मैं कोई टेलीग्राम पे लिंक डालूंगा तो वहाँ मेरा नाम आएगा कि मैं डाल रहा हूँ उस लिंक को, तो उस पर क्लिक कर सकते हो। बाकी कोई भी उसमें अदर ऐड करके आ रहा है तो उसमें क्यों जा रहे हो। कई बच्चे अपने क्लास में अभी कई लोग तो 18-18 हज़ार रुपये दे चुके हैं। मैं उनको बोलता हूँ कोर्स में 5,000 रुपये फीस, उसमें भी वो डिस्काउंट मांगते हैं, लेकिन वहाँ बात आती है तो 18,000 रुपये भी लुटा देते हैं। थोड़ा बच के रहो, सावधान रहो, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड आ रहे हैं, कोई नहीं रोक पा रहा है इनको, ठीक है, बच के रहो उनसे थोड़ा। तो ये क्वेश्चन आएगा कैसे, मतलब ये टेक्नोलॉजी युवाओं को शिकार बना रही है। जैसे आपने महादेव कौन सा एक ऐप था उसका काफ़ी चर्चा में रहा है। ये आपका आजकल ये ड्रीम्स 11 इनको लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहती है कि युवाओं को बहुत मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों माना जाता है। अब उपमहाद्वीप मान के कई बच्चों ने इसको लिख दिया ज्योग्राफी में। मैं भी एक बार जब नहीं जानता मैं इसको समझ रहा था, ज्योग्राफी में आया है, ठीक है, लेकिन ये सोसाइटी का है। अब भारतीय उपमहाद्वीप की सोसाइटी कैसी है उसको लेकर ये क्वेश्चन है, सोसाइटी के अंडर में, ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं है ज़्यादातर। अदरवाइज तो नहीं पता होता तो हम क्या लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप ज्योग्राफी का मैप बनाएंगे, वो करेंगे, ज्योग्राफी की बातें लिखेंगे कि यहाँ हिमालय है, वो है। सोसाइटी का होगा तो फिर हम बात करेंगे हमारी हिंदू संस्कृति, बुद्ध संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, उसके बारे में बात करेंगे, जनजातीय संस्कृति के बारे में बात करेंगे। देखो कितना नज़रिया बदल जाएगा आपका, क्वेश्चन का पता लगा, नज़रे बदले और नज़ारे बदले वो बात हो जाएगी। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे आ रहा है उसको अलग एंगल से लिखना है। मुख्य धारा के ज्ञान और सांस्कृतिक प्रणाली की तुलना में आदिवासी, आप देखो जनजातीय जो संस्कृति उसके बारे में अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये आपकी थीम है, लगातार थीम, आप नोटिस करोगे इस चीज़ को तो थीम आपको साफ साफ दिख रही है, ठीक है। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका, गिग इकोनॉमी आजकल वही होगी ना, आराम से जो पार्ट टाइम जॉब है, बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कोई जोमेटो के साथ जुड़ गए हैं, कोई घर बैठे ऑनलाइन कोई काम कर रहा है अपना, कोई पीपीटी बना रहा है। ये गिग इकोनॉमी बड़ी भूमिका आजकल। ऑनलाइन जॉब ऐसे जैसे कोई केनवा ऐप से पीपीटी बनाता है, थंबनेल बनाता है, किसी का कंटेंट क्रिएशन करता है, या कोई जोमेटो में या कोई और कहीं, जैसे आजकल बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स आ गए हैं उनमें पार्ट टाइम जॉब हो गया, ऐसा करके। तो गिग इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है। इनकी डेटा पता होना चाहिए कि भारत में कितने गिग वर्कर हैं। इनको गिग वर्कर को लेकर भारत के अंदर कुछ प्रावधान भी किया गया है, उनकी पेंशन के लिए, सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, और क्वेश्चन भी टॉपिक वही है, महिलाओं का सशक्तिकरण।
जनसंख्या साफ साफ सिलेबस था। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। जनसंख्या शिक्षा मतलब जागरूकता उनको करना है, पॉपुलेशन, जनसंख्या को कैसे जागरूक करेंगे, चाहे वो स्किल का हो, चाहे वो परिवार नियोजन का हो, या महिलाओं संबंधी मुद्दे हो, कई सारे ऐसे शिक्षा को लेकर आ सकते हैं। एक एंगल मत सोचना केवल शिक्षा की बात करोगे, पढ़ाई लिखाई की बात करोगे, बहुत सारे उसमें आ जाएंगे, समावेशी दृष्टिकोण आ जाएगा, और उनको उपायों की बात करनी है। बहुत सारे केस स्टडी, एग्जाम्पल, डेटा और सरकार की योजनाएं यूज करोगे। देखो ये क्वेश्चन आ गया, क्रिप्टो करेंसी क्या है, वैश्विक समाज को ये कैसे प्रभावित करता है, क्या ये भारतीय समाज को प्रभावित कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी में कई परिवार कंगाल हो गए। शुरू में लालच दिया गया क्रिप्टो करेंसी में कि मतलब अच्छा मुनाफा बनेगा, लेकिन क्या हालत होगी भारत में, सारे के सारे बहुत कम लोग पैसा बना पाते हैं, ध्यान रखना। म्यूचुअल फंड ठीक है, इससे आप लोग जैसे कोई आप में से कमाने वाले हैं या कुछ आपकी बचत हो, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो। म्यूचुअल फंड, ये मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में ये तो होता है ना, कोई कंपनी है उसके हम शेयर खरीद रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में तो बैक एंड में कुछ होता ही नहीं है, मतलब जैसे मैं कुछ अर्निंग करता हूँ तो मैं म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। भारत की जो अच्छी कंपनियाँ हैं या अच्छे जो म्यूचुअल फंड है उनमें लगाए जा सकते हैं पैसे लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आपकी बचत भी हो और आपका इन्वेस्टमेंट भी अच्छे जगह और देश के पैसा काम आए। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, कुछ नहीं काम आता है पैसा, पता नहीं इन्वेस्टर कहाँ, रसिया बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं लोग, क्या करते हैं, कोई गारंटी भी नहीं है, धड़ाम से कितना नीचे गिर जाता है वो। तो ये चीज़ें हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर। इसका मतलब अब आ सकता है एआई को लेकर आ सकता है, एआई को लेकर आ सकता है, कैसे वैश्विक समाज को ये तैयार रहो उस चीज़ के लिए, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या जो आजकल सट्टेबाजी वाला आ रहा है, या आजकल एक ड्रीम 11 वाले जो गेम्स वगैरह ये लगाते हैं सट्टेबाजी, लोगों को लगता है, लालच लगता है, एक को दिखाते हैं कि इसने इतना पैसा कमाया, बाकी सारे बच्चे लुटा रहे हैं पैसा, कोई फ़ायदा नहीं उनसे कोई। अच्छा मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत का आपका 1 रुपया भी कहीं से आ रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और कोई आपको लालच दे के 100 रुपये भी दे रहा है ना, तो सोच लेना वहाँ पे झोल है। कोई आपको ये बोल रहा है कि 1 रुपये से 100 रुपये बन जाएंगे या 1 रुपये से 10 रुपये बन जाएंगे, तो ध्यान रखना मेहनत की और पसीने की कमाई से आप पैसा बना सकते हो, बाकी पैसा लुटाओगे, आएगा नहीं वो पैसा। चाहे वो ड्रीम 11 में पैसा लगाओ या किसी गैम्बलिंग में लगाओ, कहीं भी है ना, या कोई ये गेम आते हैं ना रेड वाले, बत्ती वाले, लाल बत्ती वाले, कौन से गेम आते हैं उनमें लगा लो। शुरू में तो लगा दोगे। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, अपने आसपास मैंने देखा है, जो बच्चे लाइब्रेरी में, इवन अपनी क्लास में भी, नाम नहीं लूँगा उन बच्चों का, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मतलब लाख लाख रुपए अपनी पैसे इन गेमों में लगा के लुटा दिए, मतलब कंगाल हो गए वो, बाद में इतने बुरे हालात हो जाते हैं। मतलब मैं 4-5 लोगों तो अपने पर्सनल लोगों को जानता हूँ जो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। मैंने उनको पूछा ऐसा क्या हुआ, क्या लाइब्रेरी में और बच्चे भी देख के कमा रहे थे, उनको देख के हमने भी लगाना शुरू किया। शुरू में क्या करते हैं, आप 500 रुपये लगाते हो, आपको 1000 देंगे, 1000 लगाओगे तो 2000 देंगे, फिर 50,000 लगाओगे लाख देंगे, जैसे लाख लगाओगे लाख लेके भग जाएंगे वो हो जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे शिकार हुए इन चीज़ के। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मेरा फिलॉसफी ये है कि मेहनत का 1 रुपया भी है ना, वो मेरे लिए काफ़ी है, मुझे नहीं चाहिए 10 रुपये। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी कुछ अर्निंग है, सेविंग है, तो मैं उसको म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ। मतलब मैं शेयर मार्केट में भी नहीं लगा रहा हूँ, स्टॉक भी नहीं खरीद रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ जहाँ शांति है। अच्छे कुछ म्यूचुअल फंड चूज़ किए और उसमें लगाया और भूल जाओ उसको लगा के। अगले 10-20 साल के जब बेटी बड़ी होगी, उनकी सबसे पहले पढ़ाई के लिए चाहिए अच्छा पैसा, बाद में शादी के लिए उनके लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा म्यूचुअल फंड दे देगा, वहाँ तक बिना टेंशन दे देगा। तो लगाना हो तो म्यूचुअल फंड में लगाओ, जहाँ पे आपको ये मिलेगा कि 1 रुपये के आपको 15% रिटर्न मिल सकता है। बस 10-12-15% रिटर्न काफ़ी होता है। हमें 100% रिटर्न नहीं चाहिए, 500% रिटर्न क्यों चाहिए हमें। तो इन बातों को भी ध्यान रख सकते हो। सेम ऐसा कोचिंग मार्केट में भी हो रहा है। अब जैसे अभी कई बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनसे मतलब कई कोचिंग वालों ने 20-20 हज़ार रुपये लूट लिए आंसर राइटिंग के नाम से। इस बैच में आए कई बच्चे, तो मैं पूछता हूँ कौन है, नाम तो नहीं लेता हूँ टीचर का, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप वैल्यू एड कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, मतलब उससे नुकसान क्या होता है, जो अच्छे मेंटर होते हैं पढ़ाते हैं उनको थोड़ी बहुत फीस चाहिए, वो भी नहीं दे पाते हैं बच्चे फिर। अब आप खुद डिसाइड कर लो, हम 6 महीने इस बैच को पढ़ेंगे और फीस कितनी ली थी हमने, 5,000 रुपये प्लस जीएसटी, वो तो सरकार को जाएगा। 5,000 रुपये फीस ली अगले 6 महीने के लिए। आप खुद सोचो कितनी मेहनत है इसमें। अभी मैं आपको आके बोलता, जैसे एथिक्स वाला स्टार्ट किया, बच्चों ने बोला सर बहुत पैसे हैं उसमें, इतने पैसे हम नहीं दे पाएंगे, तो मैंने उसका फीस घटा के लगभग 3300 रुपये कर दिया। अब 3300 रुपये में 2 कोर्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें ऐसे और एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो भी जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा उसमें। अब आप सोचो 3,000 रुपये ज़्यादा, मैं आपसे पूछता हूँ ये बात है, मतलब 3300 रुपये में ऐसे एथिक्स के लिए ले रहा हूँ, और वो भी लाइव क्लास है, उसमें मेंटरशिप भी है, बच्चों के मुझे आंसर भी जैसे रिव्यू करने, उसमें आंसर राइटिंग भी साथ साथ सीख जाएंगे। तो 3300 रुपये भी ज़्यादा नहीं होते। वहीं मार्केट का देखता हूँ तो इसी कोर्स के मतलब 10,000-15,000 रुपये बच्चे आराम से देते हैं। जो फेमस कोचिंग है उनको सोचते भी नहीं है 15,000 रुपये देने में कि ऐसे पढ़ेंगे वहाँ से या एथिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे एथिक्स वो लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद नंबर लेके आए, बार बार अच्छे नंबर लेके आए, फिर भी बच्चे बिलीव नहीं करते इस चीज़ को लेकर।
देखो कई बच्चे 20-20 हज़ार रुपये लुटा के आए हैं कोचिंगों में। हाँ, तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। देखो कहीं भी करते हो आप है ना, तो ऐसा करा करो, मतलब सोच समझ के करा करो जो भी है। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, और यहाँ पे लगभग 2-3 हज़ार बच्चे जुड़े हैं इस कोर्स में। मुझे बहुत खुशी, इतना ट्रस्ट किया आप लोगों ने, और वो ट्रस्ट कभी धूमिल नहीं होने दूंगा मैं। ठीक है, आप, मैं खुद आपसे सुनूंगा। आप जिस दिन आप लोग बोल दोगे कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, तो मैं उसी दिन छोड़ दूंगा ये काम। ठीक है, पढ़ाना ही छोड़ दूंगा मतलब जिस दिन आपको ये लग जाए ना कि गलत कर रहे हो। क्योंकि प्राउड होना चाहिए पढ़ाते समय, ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब मेरे एक कमेंट भी आता तो वो फ़र्क पड़ता है, मैं उस चीज़ को सोचता हूँ कि बच्चा क्या सोच रहा है, और उस बच्चे से मैं बात करता हूँ कि आपने ऐसा सोचा तो क्यों सोचा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा सोचता हूँ इस बात के लिए जेन्युइन है, और हमेशा सोच समझ के कोई कोर्स लॉन्च करता हूँ। इतने पैसे नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा, हाँ, लेकिन कोर्स लाने पड़ेंगे। अब हम कोचिंग फील्ड में तो कोर्स तो लाने पड़ेंगे। कई बच्चे तो इस चीज़ से ऑफेंड हो जाते हैं कि सर आप तो रोज़ नए पेड कोर्स ला रहे हो, कभी 1000 का कभी 1500 का। यार कोर्स नहीं लाएंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। फिर मेरा एक विजन भी मैंने बताया था ना आपको, 1-2 साल के अंदर ही मुझे एक हॉस्टल वाला वो करना है, जिसमें बच्चों को एक आश्रम टाइप जैसा करना है। अब उसमें थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के तो करेंगे, कहाँ से लाएंगे फिर? नहीं तो अपने कौन से फंड वाले बैठे हैं कि अपने को पैसे दे देंगे? लोन लेना ही मुश्किल है, बैंक वाले नहीं देंगे, हाई नहीं भरेंगे। तो ये ध्यान रखना, इस थीम को पकड़ के, एआई की कोई थीम है, नई थीम है, कैसे अपने समाज को प्रोवाइड करिए, युवाओं को प्रोवाइड करिए, वो क्वेश्चन बन सकता है। जब भी ऐसा आर्टिकल देखो न्यूज़पेपर में, कोई ऐसा आर्टिकल न्यूज़पेपर में या कोई करंट अफेयर मैगजीन में देखो, तो उसको देख लेना। भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक मूल्यों की निरंतरता कैसे बनाए रखता है, इनमें होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। अब पारंपरिक समाज क्या हमारी संस्कृति मूल्य हैं, उसमें क्या बदलाव आ रहा है, क्या संस्कृति में स्थायित्व है, उनको इसमें दिखाना है। सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता, देखो ये आपकी थीम देख लेना, ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, जाति की प्रासंगिकता। ये क्या बहुत साथ के समाज में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई? उदाहरणों के साथ समाप्त हो भी गई है, नहीं भी हुई है। नई कहानी अपन राजनीति में देखते हैं, आज भी वोट बैंक जाति के हिसाब से होते हैं। सरपंच का चुनाव हो या एमएलए एमपी का चुनाव हो, वहाँ जाति के हिसाब से वोट होते हैं, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे प्रासंगिकता अभी भी जाति की काफ़ी बनी हुई है। या वैवाहिक संबंधों में जाति की भूमिका आज भी है। आप भी मोस्ट ऑफ आज इंडिया में जो शादी होती है एक ही जाति में हम देखते हैं, नॉर्मल बात है ये। अभी भी हम जाति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा सोचते भी हैं तो मतलब कितने हमले होते हैं कि यार आप ये करोगे वो करोगे, मतलब हाँ, ये मुश्किल होता है। मतलब हम प्यार भी करते हैं ना किसी, तो जाति देख के प्यार करते हैं ये सच्चाई है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि प्यार मुकम्मल नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा यदि जाति भी नहीं किया ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी राय में ये कि प्यार करो तो जाति धर्म मत देखो, प्यार तो प्यार होता है। आप किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट होता है आपका, तो वहाँ जाति धर्म मत देखो, फिर कूद पड़ो, मुकाबला करो समस्याओं से, रूढ़िवादी से लड़ो फिर, हाँ ठीक है, और कोई फायदा नहीं होगा। आपका जीवन है, स्वतंत्र सोचो, हमेशा ऐसा मत सोचो घर वाले क्या सोचेंगे। भाई घर वालों का जीवन अलग है, आपका जीवन अलग है, आपकी लाइफ आगे नहीं होने वाली। सम्मान करो उनका, ऐसे खिलाफ मत बोलो, लेकिन गरिमा के साथ अपनी बात रखने का आप में दम होना चाहिए, हक होना चाहिए आपको लेने का। संविधान ने ये हक दिया आपको, एक मानव होते आपको ये हक मिलने चाहिए। आप 20-21 साल के हो, 25 साल के हो, आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते तो कौन लेगा फिर आपके? ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मतलब कोविड-19 महामारी ने भारत की वर्ग असमानता और गरीबी को गति दे दी है। अब देखो ये क्वेश्चन है, तत्कालिक क्वेश्चन था, उसमें कोविड महामारी थी और उसके कारण कितना मतलब संकट, रोजगारों के संकट, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, ये सारे उसके साथ जुड़ जाएंगे। मतलब करंट थीम आप चीज़ एक नोटिस कर रहे हो ना कि इसमें स्टैटिक पार्ट तो है बैक में, लेकिन वो करंट के साथ जुड़ के आ रहा है। इसका मतलब अगले, जैसे आज बात करें, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त से लेकर अगले मतलब मई जून तक भी आप 12 महीने का करंट अफेयर तैयार कर लोगे सिलेबस वाइज, तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। यदि आप में से कोई बिगनर है, उनको नहीं पता सोसाइटी में करंट मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अगले 12 महीने तो करंट तैयार कर सकते हो ना। 12 महीने तो आपको पता नहीं कि मेरे सोसाइटी का सिलेबस ये है, हिस्ट्री का ये है, ज्योग्राफी का ये है, पॉलिटी का ये, तब तो कर ही सकते हो ना। ठीक है, क्या आप सहमत है कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ रही है, सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क दीजिए। अब ये बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, पक्ष विपक्ष जो भी चीज़ें हैं वो देखना है। क्षेत्रवाद की जो समस्या है, सिलेबस मेंशन कर रहा है। क्या भारत में विविधता और बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है? वैश्वीकरण का सोसाइटी पे प्रभाव, वही क्वेश्चन थीम है, रिपीट है, बार बार थीम रिपीट है। हम और पीवाईक्यू हम करने वाले हैं, रीति रिवाज और परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने की। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका, रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा जो भी आपके रीति रिवाज है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर, ये क्या करते हैं, तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ। यही तो बात है ना, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई आपके देखिए रूट, आपके जिस जाति से आते हो, आपकी परंपरा ये बोलती है कि आपको शादी अपनी कास्ट में करनी चाहिए। इससे क्या होगा, फिर आप बोलोगे नहीं, तर्क दोगे कि ऐसे कैसे करनी चाहिए, तो वहाँ प्रगति विरोध उत्पन्न होता है।
सही बात है, प्रगतिशील तार्किक विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। क्या आप इससे सहमत है? अब देखो इसके दोनों पक्ष है, इसके आपको दोनों पक्ष बताने सहमत है या नहीं है। वो आपसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहा है सिविल सेवक बनाने वाले, यहाँ पे पता लग जाएगा। जो रूढ़िवादी होंगे वो तो क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, इसी मतलब एक ही धर्म में होना चाहिए, एक ही जाति में होना चाहिए, ठीक है, समलैंगिक संबंध तो बिल्कुल बेकार है, लिव इन में तो रहना नहीं चाहिए, ये सारे वो आएंगे विचार अब, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वो सोच दृष्टिकोण वो झलक जाएगा। नकारात्मक दृष्टिकोण जिसका होगा बहुत ज़्यादा, उसको एग्जामिनर वहीं काट देगा, एक क्वेश्चन पूरी कॉपी का नाश कर देगा। ध्यान रखना, ऐसे के अंदर एक पैराग्राफ एक लाइन कहीं नेगेटिविटी आ गई तो पूरे ऐसे के नंबर खा गए, फिर बोलोगे इतना अच्छा लिखा था, इतने डायमेंशन से लिखा, इतने नॉलेज लिखा। भाई वो टोटलिटी में देखता है आपके विचार कि आप कितने दृष्टिकोण से आपके खुलेपन है आपके विचारों में, इसको ध्यान रखना। बाद में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? आजकल जो नई नई तकनीक आ रही है उसके कितने फायदे हो रहे हैं। वो सामाजिक सशक्तिकरण में आएगा, शिक्षा वाला जो है ना सामाजिक सशक्तिकरण में, उसमें आ रहा है। 19 में देखें वो सेम थीम है, देखो 8, 9, 10 वो लगातार वही थीम आ रही है। क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देती है, चर्चा कीजिए। भारतीय समाज की संस्कृति को अद्वितीय बनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर, है ना। इसमें आप आराम से बहुत सारे ऐसे आपके पास संस्कृति के मूल्य हैं जिनको दिखा सकते हो। समावेशी, हमारी संस्कृति का समावेशी दृष्टिकोण है। हमारे कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितनी जाति के लोग रहते हैं, कितनी भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं, सबको समावेश किया हुआ हमारे देश ने। तो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे इसमें। महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये तो। यदि आप देखो इसमें वो कोटेशन आ सकते हैं ना, वो महिलाओं को आप यदि शिक्षित करते हो तो एक पीढ़ी को नहीं 3 पीढ़ियों को विकास करती है, 3 परिवारों का भला करती है, ऐसे कुछ चाहते हैं ना। जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने, जैसे जनसंख्या बढ़ रही, यदि महिलाएं देखो पढ़ी लिखी महिलाएं होंगी ना तो इसका फर्क पड़ेगा। अब बच्चे 5-5 बच्चे नहीं होंगे बाद में, क्योंकि पढ़ी लिखी महिला जागरूक होती है, वो परिवार के दबाव नहीं आने वाली है, वो रोजगार भी करेगी। रोजगार करेगी तो कामकाजी महिलाओं के पास इतना टाइम कहाँ है बच्चे पैदा करने के लिए, 1-2 बच्चे ठीक है। और उसको पता होगा स्वास्थ्य भी, वो स्वास्थ्य के बारे में जागरूक है, शिक्षा को लेकर, रोजगारों को लेकर, कौशल विकास को लेकर। शादी भी फिर देर से होगी, ठीक है। जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करते, नॉर्मल तैयारी करते या घर पर रहते, तो आपके 18, 19, 20 साल में शादी कर देते हैं, 21 साल में कर देते हैं शादी, जल्दी करते हैं। देश में, हमारे देश में बाल विवाह अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, 21-22 में करते हैं। अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट 30 साल तक, 30-32 साल तक आराम से पढ़ सकते हो, जल्दबाजी नहीं है शादी करने की, बच्चे पैदा करने की, ठीक है। तो इसका फ़र्क पड़ता है ना कि महिला सशक्तिकरण कैसे, इसको खोल के रख दोगे आराम से। आपके पास बहुत सारे डेटा एग्जाम्पल आप आराम से यूज़ कर सकते हो इसमें, क्योंकि सोसाइटी का अलाइनमेंट तो ये बता रहा है। धर्मनिरपेक्षता नाम पे हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? आजकल काफ़ी चुनौतियां आ रही हैं। फिर 2019 का देखें, क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र है? सांस्कृतिक छोटे छोटे पॉकेट है, मतलब आप देखो कल्चरल पॉकेट मिलेंगे आपको, नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगे, लद्दाख में मिलेंगे, अंडमान निकोबार में जाओगे, अलग अलग जगह सांस्कृतिक पॉकेट है। वहाँ कई जगह जनजातीय संस्कृति है, कहीं बौद्ध संस्कृति है, कहीं भोजपुरी संस्कृति है, ये अलग अलग पॉकेट मिलेंगे आपको, ये देख के बता सकते हो। ज्योग्राफी और सोसाइटी मिलके संस्कृति डेवलपमेंट करती है बाद में। नदियों के सहारे कैसे मतलब लोग बसे आके, कैसे उनका कल्चरल डेवलपमेंट होने लगता है, कैसे एक सोसाइटी वहाँ बसती है, ऐसे करके बता सकते हो। भारत में महिलाओं के समक्ष, देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तोड़ लो उसको। देखो भारत में महिलाओं के समक्ष समय और स्थान से संबंधित निरंतर चुनौतियाँ क्या करती है? अब देखो समय और स्थान, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछा है महिलाओं के समक्ष निरंतर चुनौतियाँ, टाइम एंड स्पेस। क्वेश्चन पूछा टाइम एंड स्पेस में। टाइम एंड स्पेस में ऐसा लिख सकते हैं अपन, 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में यदि टाइम में देखें तो अपन जैसे आज़ादी से पहले भारत में देखें, टाइम में ऐसे आ सकता है आज़ादी से पूर्व, और एक आ सकता है आज़ादी के बाद भारत, या आधुनिक भारत कह सकते हो आप। तो आज़ादी से पूर्व चुनौतियाँ क्या थी उस समय? आप देखोगे उस समय सती प्रथा थी, महिलाओं के पास कोई रोजगार नहीं थे, उनके पास कोई मतलब महिलाओं की गरीबी बहुत ज़्यादा थी, या ये जैसे कन्या भ्रूण हत्या काफ़ी उस समय भी थी, या और सारी चीज़ें महिलाओं के संकट थे। लेकिन टाइम लाइन में देख रहे हैं, टाइम आज़ादी के बाद भारत में देखेंगे काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी चीज़ों में सुधार हुआ है, लेकिन आज भी जैसे कन्या भ्रूण हत्या काफ़ी इन दिनों में टेक्नोलॉजी के बढ़ने से काफ़ी बढ़ी है, तो ये एक समस्या है। और क्या, रोजगारों का संकट, क्योंकि उनके सामने अवसर नहीं है, ये एक संकट है। आजकल जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो तकनीकी विकास में महिलाओं का पिछड़ापन ज़्यादा है, क्योंकि उनको 12th क्लास के बाद में या
अच्छे कोर्सेज में इनरोल ही नहीं किया जाता, अवसर ही नहीं मिलते हैं, तो रोजगारों का संकट ये आ जाएगा सब। तो ये टाइम और स्पेस में बता रहे हो, ये तो हो गया टाइम में। अब स्पेस में बताओ, स्पेस में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जैसे हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेस में भारत का लेते हैं। स्पेस मतलब क्षेत्र में, आप दक्षिण भारत, उत्तर वर्सेस दक्षिण का देखोगे। दक्षिण भारत में महिलाएं, उनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके सारे अच्छी सुविधाएं हैं, तो वहाँ ये समस्या नहीं होगी, वहाँ अलग टाइप की समस्या हो सकती है। उत्तर भारत में आप देखोगे महिलाओं की शिक्षा, जैसे बिहार, झारखंड में महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत कम है, 50-60% के आसपास ही है। राजस्थान में देखोगे बाल विवाह बहुत ज़्यादा है, बिहार में बाल विवाह है, उड़ीसा में बाल विवाह ज़्यादा है। राजस्थान में जैसे हमारे जिला एक तरफ शिक्षा में आगे, तो एक तरफ झुंझुनू और सीकर मतलब लैंगिक जो भेदभाव है उसमें आगे, या यहाँ पे कन्या भ्रूण हत्या के बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले, इसलिए यहाँ पे लड़कियाँ कम हो गई। अब समाज में ये परिवर्तन आने लगा कि लड़कों की शादी नहीं हो रही है, लड़कियाँ नहीं मिल रही उनको, इतना बदलाव आने लगा है। ये लिखना है। टाइम और स्पेस का मतलब समझ गए ना, क्वेश्चन की डिमांड पकड़ो। कई बच्चे तो इसको पकड़ ही नहीं पाए कि इसमें लिखना क्या था। टाइम और स्पेस यानी समय के हिसाब से, स्पेस मतलब क्षेत्र के हिसाब से तुलना करेंगे। नॉर्थ ईस्ट का तुलना दो, वहाँ पे आपको मातृसत्तात्मक सोसाइटी, तो वहाँ अच्छे मूल्य हैं। वहाँ पे मेघालय का, सिक्किम का आप एग्जाम्पल दोगे, जैसे रिसेंटली में सिक्किम जाना हुआ, वहाँ पे महिलाओं को इतनी आज़ादी और काम का हर एक सेक्टर में महिलाएं ही हैं, मतलब आगे, चाहे कोई बढ़िया कोई ऑफिस चला रहे हैं, या जैसे मतलब किसी को कोई टूरिज्म कंपनी चला रहे हैं, वहाँ महिलाएं हैं, कोई मतलब किराना की शॉप चला रही है तो महिलाएं चला रही है, वहाँ महिलाएं आगे हैं मतलब, तो वहाँ का डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा। राजस्थान में ट्रेडिशनल परंपरागत रूढ़िवादियाँ बहुत ज़्यादा है, तो महिलाओं को यहाँ पे वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रूढ़िवादिता झेलनी पड़ती है। तो ये टाइम और स्पेस समझ गए ना, इसको ऐसे लिखना होता है। बिल्कुल, ये भी सही है कि वर्क स्पेस पे वुमेन फ्रेंडली माहौल नहीं होता है, सही बात है, संवेदनशीलता नहीं होती लोगों में, ये बात भी सत्य है। तो क्वेश्चन को तोड़ के लिखना, ऐसे क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब भी क्वेश्चन आए तो क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान खोते जा रहे हैं? दोनों पक्ष है, खो रहे हैं नहीं खो रहे हैं, बता सकते हो दोनों दृष्टिकोण। ऐसे ही फिर 18 में देखें, फिर से जाति व्यवस्था नई नई पहचानों सहचारी रूपों को धारण कर रही है। जाति व्यवस्था तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन आ चुका है, बार बार उस पर टिप्पणी करना है। भारत सरकार के द्वारा निर्धनता उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद निर्धनता आज भी विद्यमान है। गरीबी वाला सिलेबस में लिखा हुआ था पॉइंट, गरीबी के सारे डेटा एक ही जगह, डेटा जितनी भी सरकार की रिपोर्ट है, जितनी सरकार की योजनाएं हैं, सब एक ही जगह लाओ। गरीबी की, शहरीकरण की, महिलाओं की, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, एक ही पेज पे सारे नोट्स आ गए ना, तो आपका सोसाइटी क्लियर हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। धर्मनिरपेक्षता, फिर से वो सेम थीम है एकदम, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, क्षेत्रवाद, सेम थीम बार बार रिपीट हो रही है। और ये तो बहुत ही नॉर्मल है, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संकल्पना और पाश्चात्य मॉडल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो GS2 में भी आ सकता है ऐसा कई बार। ठीक है, भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया, अपने विचार से प्रमाणित किया। अपने आधुनिक भारत में पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्तमान में भी, या गांधीवादी दौर में भी देखोगे, वहाँ पे किस प्रकार महिलाओं के जो आंदोलन चल रहे थे उसमें कैसे हुआ काम। आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, यानी संस्कृति को मिलाने इनको बढ़ावा दिया जाता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशेषताएं सुदृढ़ हो गई, और ज़्यादा मतलब चीज़ें हो गई है मतलब, तो उसको दोनों दृष्टिकोण से दिखा सकते हो। सांप्रदायिकता का फिर से ये निकल के आया है, वही थीम बार बार आपको देखने को मिलेगी, है ना। 2017 में देखोगे, 2017 में 2 ही क्वेश्चन है इसके। भारत की विविधता के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है कि राज्यों की अपेक्षा प्रदेश सांस्कृतिक इकाइयों को रूप प्रदान करते हैं, अपने दृष्टिकोण से बताइए। स्वतंत्रता के बाद में अनुसूचित जातियों के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सशक्तिकरण वाला टॉपिक है, उससे आया ये। तो ये इस प्रकार है, मतलब 17 में भी देखो सेम थीम है, मतलब आगे बताऊँ या 15-16, मैंने 16 तक लगाए शायद, इसमें 10 साल के लगाए थे या 15 तक लगाए थे, आप देखोगे लगभग आपको मिल जाएगा, सेम ही थीम आपको रिपीट देखने को मिलेगी। तो जैसे कल का आपका टॉपिक है ना, परसों का टॉपिक आपका कौन सा, आज पहला वाला टॉपिक देख रखा है, वो आराम से पढ़ गया ना उसको ढंग से, है ना। बार बार वही थीम आएगी, 5 साल के थोड़े ज़्यादा ध्यान में रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी वाला भी क्वेश्चन है, 16 में भी देखेंगे। 16 में जैसे पहले 12.5 मार्क्स के आते थे, सारे क्वेश्चन 200 वर्ड के आते थे, तो एक साथ होते थे लगभग। वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन है संस्कृति के साथ, फिर गरीबी उन्मूलन को लेकर क्वेश्चन है, जनजाति वाला फिर से क्वेश्चन है। ये आपकी थीम में आ गए ना, तो गरीबी वैश्वीकरण ये तो आपकी थीम में है बिल्कुल। स्मार्ट नगर कार्यक्रम के बारे में पूछ लिया, देखो नगरीय जीवन की स्मार्ट नगर के बारे में पूछ लिया उन्होंने। प्रादेशिकता के बारे में क्वेश्चन है, रिजलिज्म
क्षेत्रवाद के बारे में क्वेश्चन है। इंग्लिश वर्ड जरूर देखना, कई बार है ना हिंदी में गड़बड़ हो जाती है, तो इंग्लिश वर्ड जरूर देखना। इसी तरह से 15 के अंदर क्वेश्चन क्या है, भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन करना है। सिंपल क्वेश्चन आते थे उस समय। आजकल क्वेश्चन का नेचर क्या है, डायनेमिक है। सिंपल क्वेश्चन तो शुरू में पूछ लिए सिलेबस के हिसाब से, अब वो क्वेश्चन आएंगे डायनेमिक नेचर के। डायनेमिक का मतलब जो बदलाव वाले क्वेश्चन है, वर्तमान में क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, मॉब लिंचिंग वाले क्वेश्चन हो गए, प्रेम के नाम से हत्या हो गई, जो LGBT समुदाय उनके संबंधों को लेकर आ सकता है, या समलैंगिक संबंधों को, लिव इन रिलेशनशिप को, इनके लेकर आ सकता है क्वेश्चन। ध्यान रखना, उनके आसपास क्वेश्चन आ सकता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका प्रगतिशील सोच है, हमेशा आपको तार्किक सोच दिखानी है। आपको वोट नहीं लेने हैं आपको सरपंच का चुनाव नहीं लड़ना है, तो आप ना सरपंच के चुनाव में तो ये ध्यान रखा जाता है कि बहुसंख्यक वर्ग किस तरफ है, उस तरफ बोलना है अल्पसंख्यक जाए भाड़ में। ये तो आप जानते हो, नेतागिरी नहीं करनी है हमें ध्यान रखना है बस एक अच्छा दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके आए हैं। तो अपना जैसे नोट्स मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ। सोसाइटी में आप अच्छा करके आओगे, देखना पक्का। एक बार जिस साल मेरे 115-16 आए थे GS1 में, उस साल सोसाइटी भी तगड़ा गया था, 2016 की बात है वो। तो सोसाइटी भी ठीक गया था, ज्योग्राफी हिस्ट्री तीनों पक्ष सही किए थे, तो 116। उसके बाद में कभी भी नहीं आए कि सोसाइटी हमेशा खराब ही गया, उतना ढंग से इसको देखा नहीं। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। ये जो नोट्स बनाए थे आपको पढ़ाने के लिए बनाए थे। इससे पहले मेरे पास जब मैं मेंस लिख रहा था सोसाइटी के नोट्स ही नहीं थे कभी। तो जैसे ये अपने नोट्स हैं, जैसे भारतीय समाज के अभिलक्षण, नोट्स ऐसे बनाए गए हैं जैसे विविधता में एकता, परंपरावाद, ये सारे पॉइंट हैं। थोड़ा सा इनमें विश्लेषण की नीड है कि आप जैसे फ्लो चार्ट ही ज़्यादा मत बनाना, आपको विश्लेषण ही करना है जो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। तो अलग अलग जैसे विशेषताएं हैं वो नोट्स में देखोगे आप। भारतीय समाज की विशेषता है, जैसे जाति व्यवस्था है, जाति में क्या क्या आना चाहिए, एक जगह लिखा हुआ है जाति व्यवस्था क्या होती है, उसकी क्या क्या विशेषता होती है। जाति जन्म निर्धारित होती है, सजाति विवाह उसमें होते हैं, खान पान आधारित होती है, सारा उसमें लिखा है एकदम। जाति व्यवस्था में परिवर्तन, यही तो क्वेश्चन था ना, वो एक क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली 23 में या 24 में। जाति व्यवस्था में परिवर्तन, वर्तमान जैसे कारक देखेंगे, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकरण, इनमें परिवर्तन आ रहा है, क्या क्या प्रभाव हो रहा है, अंतर्जातीय विवाह भी हो रहे हैं, रूढ़िवादी चुनौतियां मिल रही है। वर्तमान में जाति व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले कारक कौन है? देखो, एक तरफ परिवर्तन आ रहा है लेकिन सुदृढ़ करने वाले कारक है जाति राजनीति, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जैसे पंचायती राज में आरक्षण दे दिया गया कई जगह, शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण हो गया, प्रबल कुछ जाति हो जाती है ऐसे करके। नातेदारी और विवाह संबंध कैसे हैं, ये क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। आधुनिकता के साथ विवाह संस्था में परिवर्तन, ये तो क्वेश्चन आ रहा है, कैसे परिवर्तन आ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया था। आपको देखो नोट्स हिसाब से बनाएंगे, हाँ इस पे बस डेटा एनालिसिस वो आपको ऐड कर लेना है, बाकी बेसिक नोट्स ये बहुत तगड़े हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे। परिवार समाज की जो इकाई है उसमें क्या बदलाव आ रहा है, भारतीय परिवार प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, रोजगारों में परिवर्तन, नगरीकरण का प्रभाव है, समलैंगिक विवाह है, प्रेम विवाह है, अंतर्जातीय विवाह है, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। भारत की जो विविधता है, विविधता क्या क्या उसमें पॉइंट आएंगे। विविधता में धार्मिक विविधता देखना, सांस्कृतिक विविधता देखो, है ना, कैसे ज्योग्राफी एक समय के साथ संस्कृति डेवलपमेंट होती है, इसे डायग्राम भी बना सकते हो उसमें। भाषाई विविधता आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे, अलग अलग भाषाई विविधता है, कौन से परिवार है। ये तो कंक्रीट नोट्स है, जबरदस्त नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनजातीय समुदाय, कितनी जनसंख्या भारत में जनजातीय समुदाय की कहाँ रहती है, कैसे रहती है, उनके क्या क्या उनके विशेषताएं हैं, उनको आप लिखो। उनकी सांस्कृतिक प्रदेश आया था ना, पॉकेट वाला एक क्वेश्चन आया था, ये लो 10 सांस्कृतिक प्रदेश है, लद्दाख वो संस्कृति वाला। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन को मैं नोट्स में दिखा दूंगा, आप बिलीव तो कर लो एक बार, बस आपको ऐड कर लेना है, बाकी सफिशिएंट है आपके लिए नोट्स। भारत में विविधता के मध्य एकता बढ़ाने वाले कारक है, कई बार क्वेश्चन आए। संवैधानिक पहचान, कीवर्ड आपके पास होते हैं तो क्वेश्चन को खेल जाओगे आप। इन्हीं को 10 बार रिविजन मार लेना, 10 बार 20 बार रट्टा मार लेना, रिविजन मार लेना, समझ लेना जो भी करना आपको। क्या क्या समाधान, मैं आपको अभी बता रहा था, देखो वो एक फार्मूला क्या है। आपको जब भी समाधान का कोई क्वेश्चन लिखना हो तो क्या ध्यान रखोगे, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्य ध्यान रखोगे, वहाँ पे नीति या कोई कानून ध्यान रखोगे, गवर्नेंस का पॉइंट याद रखोगे, सहिष्णुता ध्यान रखोगे, समावेशी दृष्टिकोण वहाँ रखोगे, भाषा संस्कृति इनका सम्मान करना है, सभी धर्म का सबका सम्मान करना है, आंतरिक सुरक्षा बाह्य सुरक्षा को ध्यान में रखना है, मानव संसाधन विकास को ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपकी हेल्प करेंगे आंसर लिखने में, डायमेंशन खोलने में। ठीक है, जैसे भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव है, तो भूमंडलीकरण के प्रभाव पर क्या क्या हो सकता है, संस्कृति, समाज, पर्यावरण, सब पे प्रभाव है। भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, संस्कृति का सजातीयकरण वर्सेस संस्कृति क्या है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल भी था ना, मैकडोनाल्ड वाला, KFC वाला, ये सब एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। नए नए एग्जाम्पल और आपको लाने, खुद लाने हैं आपको। मैं कोशिश करूँगा जो न्यूज़पेपर से नोट्स बनाऊंगा आपको बता दूंगा वीडियो बना के कि हाँ ये नोट्स कैसे GS2 में इस्तेमाल करने हैं, सोसाइटी में इस्तेमाल करने हैं।
महिलाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, सकारात्मक और नकारात्मक। और एक क्वेश्चन आया था ना नव युवतियों वाला, वैश्वीकरण वाला आया था ना क्वेश्चन, तो ये पॉइंट उसमें लिखने थे, कैसे उसको अधिकार स्वतंत्रता न्याय मिलती है, कैसे वो जागरूक होती है। आज वो आराम से स्किल सीख लेती है, विदेश की जो यूनिवर्सिटी वहाँ से पढ़ लेती है, उसके रोजगार के अच्छे साधन है। आज वो यहाँ बैठ के माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रही है, या एप्पल के लिए काम कर रही है, गूगल के लिए काम कर रही है। तो इसके वैश्वीकरण का प्रभाव है ये पॉजिटिव। तो अधिकार स्वतंत्रता न्याय ये कीवर्ड है, आपको आंसर में डालने, फिर एग्जाम्पल जोड़ने। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, कौशल, निर्णय प्रक्रिया में बढ़ता प्रभाव, शिक्षा, शादी, बच्चे, रोजगार, ये सब आ जाएगा एक जगह। रहन सहन, जीवन स्तर में बदलाव, नारीवादी आंदोलन, सिंगल मदर, अंतर्जातीय विवाह, आसान अधिकार है उसको, किससे शादी करनी है, सब अधिकार है उनको। भारत युवाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव, देखो नकारात्मक युवाओं वाला आया था ना, विदेशी और पलायन, शिक्षा, परंपरागत भारतीय मूल्यों को, रहन सहन, एकांकी प्रवृत्ति, बुजुर्ग, अवसाद, आत्महत्या। सकारात्मक क्या है, परिवारों पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, संयुक्त परिवार किस में आ गया, एकल परिवार में। भौतिक दूरियां बढ़ रही है, पारिवारिक संबंध कमजोर हो रहे हैं, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल कम हो रही है। आजकल जैसे दोनों काम काज है, तो बच्चों की देखभाल किसी तीसरे पे छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर कई सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं। निर्णयों में महिलाओं युवाओं की भागीदारी, सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको, बस ध्यान रखना, इनको बड़े से यूज करना सीख जाओ। अभी हमने कितने क्वेश्चन देखे थे, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं ना अपने नोट्स में, आप खुद देख लेना, एक बार नोटिस करना, लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्षेत्रवाद की क्या क्या समस्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और क्या इसके प्रकार हैं, और क्या इसका प्रभाव हो रहा है, वो भी मिल जाएंगे। क्षेत्रवाद के क्या क्या इनके प्रभाव हैं। संप्रदायवाद वाला क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे वो देखते हैं जनसंख्या वाले, शायद वो एक जगह मिल जाएंगे आपको। धर्मनिरपेक्षता है, सामाजिक सशक्तिकरण वाला एक टॉपिक था ना, उसके अंदर देखो महिला सशक्तिकरण संबंधी जितनी भी स्कीम है ऑलरेडी मैंने लिख दी है यहाँ पे, ऑलरेडी पहले लिख दिया, आपके लिए काम कर दिया जी। दिव्यांगजन के लिए जो स्कीम्स हैं सुगम्य भारत से लेकर ये सारा, बुजुर्गों के लिए क्या क्या हो रहा है, युवाओं के लिए क्या हो रहा है, ग्रामीण व कृषि के लिए क्या हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या हो रहा है, एक ही जगह सारा कंटेंट आ गया आपको। ऐसे नोट्स बनाने हैं आपको एक ही जगह, ये नोट्स सफिशिएंट आपको दिशा दिखाने के लिए कि हाँ एक ही जगह मेरे नोट्स होने चाहिए। अब नगरीकरण वाला देखो, नगरीकरण क्या, अब देखो ये डेटा, अभी आप डेटा देखोगे भारत का 34% जनसंख्या, ये अब आगे हो जाएगा 50%, तो ये डेटा आ गया। यूएन रिपोर्ट कौन सी, यूएन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड रिपोर्ट 2050 के अनुसार 50% की आबादी भारत की 2050 तक निवास करेगी। ठीक है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नगरीकरण, अति नगरीकरण का क्या मतलब होता है, नगरीकरण के क्या सामाजिक प्रभाव होते हैं, डेटा वगैरह सब लिख लो एक जगह। शहरी क्या क्या समस्या है, उनके क्या प्रयास है, जैसे पीएम आवास योजना है, अमृत मिशन है, स्मार्ट सिटी है, स्वच्छ भारत मिशन है, शहरी स्मार्ट परिवहन है, शहरी गवर्नेंस है, सिटीजन चार्टर है, ये सारे इसमें क्या करेंगे, भूमिका निभाएंगे। जनसंख्या संबंधी मुद्दे क्या हो सकते हैं, और जैसे आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार ये कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, ये सारे डेटा यूज करने हैं आपको। विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन, अभी 9 बिलियन, 8.5 बिलियन, देखना कितनी है। भारत की जनसंख्या अभी 145 करोड़ है, ये डेटा अपडेट कर लेना बस। चीन की देखोगे जनसंख्या, भारत की देखो, टीएफआर रेट कितनी है, ये जनसंख्या मुद्दे तो है ना, भारत का अभी कितना चल रहा है, ये डेटा, ये सब काम आएंगे आपके, पॉपुलेशन के डेटा काम आएंगे। तो आपको खुद को नई अपडेट करनी है, ये डेटा देखो यहाँ पे शिशु मृत्यु दर है, जीवन प्रत्याशा है, सारे डेटा आपके काम आएंगे। जनसंख्या की रिपोर्ट है, प्रजनन दर है, स्वास्थ्य रिपोर्ट है, डेटा है, ये काम आएंगे। एसडीजी लक्ष्य भी बहुत काम आएंगे, ये जैसे न्यूज़पेपर का आर्टिकल वहाँ से नोट्स बनाए हुए हैं। एमएमआर कितनी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आती है, उसको यूज कर सकते हो आप डायग्राम के रूप में। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ये देखो क्वेश्चन था वो, देखो आत्महत्या के कारण जो है अलग अलग भारत में अलग अलग जो डेटा आते हैं, राष्ट्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा थे, मतलब क्या क्या समाधान हो सकता है। भूखमरी, गरीबी, इनके केस स्टडी वाले आ जाएंगे, प्रवास वाले मुद्दे भी इसमें आ जाएंगे, सारे मुद्दे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो समझ गए आप। देखो मैंने आपको नोट्स दिखाए थे, आपको केवल डेटा ही अपडेट करने हैं, करंट अफेयर अपडेट करना है, बाकी नोट्स बहुत काम आएंगे। और ऐसे नोट्स है ना अपने लगभग, देखो आप देखोगे इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट है, एथिक्स है, ऐसे सारे के नोट्स बने पड़े हैं, बस आपको करंट अपडेट करना पड़ेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं इस समय सेशन के साथ कि मैं रोज़ अपडेट करके दे दूँ, और मैं आज अपडेट कर भी दूंगा तो अगले 15 महीने तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। कई बच्चे 27 में तैयारी कर रहे हैं, आप समझ आओ, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, मतलब कहने का मतलब है इतना करना आपको। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। अब बताओ, कई बच्चे जो रिसेंटली ज्वाइन किया जिसने, उनके डाउट बताओ कि कैसे उनको करना है। तो जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है ना,
तो वैसा करिए, सोसाइटी से शुरू कर दीजिए अपना, आज से शुरू कर दीजिए ना। और जो आपका ज्योग्राफी और हिस्ट्री बच गया है ना, उसको या तो अपने एक टाइम टेबल बना लो, उसके साथ साथ कर लो, या दिसंबर के बाद में कर लेना, प्री और मेन साथ हो जाएगा आपका। दो तरीके हैं आपके पास, या तो दिसंबर के बाद में जैसे ये सेशन एंड हो जाए उस समय रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी आपके पास अपनी वाली, तो उस समय प्री और मेन साथ पढ़ लोगे तो आपका टाइम खराब नहीं होगा। जैसे दिसंबर और जनवरी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लियर कर लेना, प्री भी हो जाएगा, मेंस के लिए भी तैयार हो जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हो, अपना दिन में 1-2 घंटे टाइम निकाल के रिकॉर्ड क्लासेस के साथ साथ में वो कंटेंट पढ़ लो, और जो उसमें टारगेट दिए गए हैं, सेल्फ स्टडी टारगेट दिए गए हैं, वो शेड्यूल बनाए गए हैं, साफ साफ ऊपर दिख जाएगा हिस्ट्री का शेड्यूल क्या है, ज्योग्राफी का शेड्यूल क्या है, उनकी सारी पीडीएफ्स काम में, लाइव क्लासेस में जाओगे सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है वहाँ पे, तो वो देख लेना। तो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, तो देख लेना आप। हाँ, तो उपेंद्र है, आपने, दिव्या आपने ज्वाइन किया, तो आप है ना ये सेशन तो आप कंटिन्यू करना, जो आगे वाले सेशन है वो कंटिन्यू करना, बिल्कुल लाइव क्लास के साथ ही करना है। अब PYQ मेंस के 5 से सालों की देख लो, काफ़ी है, 5 से साल के PYQ देख लो, काफ़ी है।